हाँ जी, सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स फास्ट ट्रैक लेक्चर। इसके अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा इसके अंदर हम पैकअप कर लेंगे। हमारा सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 9 का जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 9 के पहले 3 यूनिट्स कर लिए थे। तो यहाँ पर हम कवरेज क्या करेंगे, सबसे पहले तो बचे हुए जो 2 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 ऑफ चैप्टर 9, उन्हें कवर अप करेंगे। यूनिट नंबर 4 मैंने आपको पहले भी बताया था इस लेक्चर के अंदर, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट्स, नॉट बिकॉज उसकी वेटेज ज्यादा है बट क्योंकि वो समझने वाला है। तो यहां पर थोड़ा हम टाइम लगाएंगे किसके ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। उसके बाद इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स है, ये बहुत ही सिंपल है, एफडीआई एफआईआई, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे तो हमारा चैप्टर नंबर 9 पैकअप हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 के बाद अगला और आखिरी यूनिट चैप्टर हमारा कौन सा है, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसी के अंदर भी कवर नहीं करता, क्योंकि ये एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। किसके ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो वैसे तो इस चैप्टर के अंदर समझाने वाला कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं क्या करूंगा, लगभग आधे घंटे के अंदर इस टॉपिक का एक ओवरव्यू दे दूंगा आपको कि क्या क्या चीजें यहां पर दे रखी हैं, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगेन आई एम सेइंग 10 मार्क्स की वेटेज का चैप्टर है ये, आप ये चैप्टर छोड़ नहीं सकते। अगर आप इस चैप्टर को 2-3 बार रीड कर लेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो आपके 10 में से कम 7-8 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी कवरेज होगी। और इसके बाद हमारा एक तरह से पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी पूरा डिटेल में कवर अप हो जाएगा, फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट नंबर 4 इज रिलेटेड टू एक्सचेंज रेट, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मगर इसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझने वाली हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहली बात, एक्सचेंज रेट होता क्या है। एक्सचेंज रेट आपने देखा होगा, सिंपली हम क्या करते हैं, लेट्स से $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो इसको इंटरप्रेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, हमें $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी इट इज द नंबर ऑफ इंडियन रुपीज that has to be paid for 1 unit of the dollar। तो ये हो गया, it is the rate at which currency of one country exchanges for the currency of another। यानी इन दोनों के बीच में रिलेटिव रेशियो बताती है कि एक कंट्री की एक यूनिट के बदले में दूसरी कंट्री की करेंसी का कितने यूनिट्स मिलेगी। इट्स अ रिलेटिव रेशियो या एक्सचेंज रेशियो बोल सकते हो। सेकेंडली, आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट हो, जब मैं बोलता हूं 1 मोबाइल फोन इज इक्वल टू 80,000 रुपए, तो उसको हम बोलते हैं वो फोन का प्राइस है। प्राइस किसी चीज का क्या होता है, नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ द मनी दैट यू हैव टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट। उसी कंटेक्स्ट में अगर आप डॉलर को भी एक प्रोडक्ट की तरह देखें, गुड्स की तरह देखें, तो $1 के बदले में 80 रुपए देना पड़ रहा है। तो यू कैन से एक्सचेंज रेट इज नथिंग, इट इज द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इस करेंसी को फॉरेन करेंसी बोला जाएगा, इसे कई बार होम करेंसी बोला जाता है, या फिर आप इसको डोमेस्टिक करेंसी बोल सकते हो। तो दूसरी चीज, एक्सचेंज रेट इज नथिंग, इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी। तो दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज रेशियो या इन टर्म्स ऑफ द प्राइस ऑफ वन करेंसी दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द अदर करेंसी। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि फॉरेन करेंसी तो समझ में आ गया क्या होता है। एक और वर्ड दे रखा है, फॉरेन करेंसी ट्रांसेक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी ऐसी ट्रांसेक्शन जिसकी सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में रिक्वायर्ड है, उसे फॉरेन करेंसी ट्रांसेक्शन बोला जाता है। सबसे पहले एग्जांपल तो आ गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उनकी सेटलमेंट अक्सर डॉलर के अंदर किया जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, अगर दो देशों के बीच की करेंसी डॉलर नहीं भी है, दोनों, एक की यूरो है, एक की इंडियन रुपी है, एक की इंडियन रुपी है, एक की श्रीलंकन रुपी है, फिर भी कई बार उसकी सेटलमेंट डॉलर में की जाती है, क्योंकि डॉलर हमारी दुनिया में व्हीकल करेंसी है। सारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस को आमतौर पर डॉलर में सेटल किया जाता है। वैसे क्लास में मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी किस तरह से कोविड के बाद डॉलर, दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। जैसे डॉलर को एज ए व्हीकल करेंसी अब धीरे धीरे कंट्रीज एक्सेप्ट करना बंद कर रही हैं, और बहुत जल्दी ब्रिक्स नेशन यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर अपनी एक करेंसी निकाल रही हैं। वो एक्स्ट्रा ज्ञान था, उसको साइड में रखो। अभी हमारी किताब में सिंपल बात दे रखी है, डॉलर इज द व्हीकल करेंसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आ गया। सेकंड पॉइंट, अगर इंडिया के अंदर एफडीआई आ रही है, एफआईआईज आ रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वहां पर भी फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिसे आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। सिमिलरली, कल को जब ये सारी फॉरेन कंपनीज डिविडेंड की पेमेंट करेंगी, कल को प्रॉफिट लेके जाएंगी ना, फॉरेन कंपनी को डिविडेंड देंगी, वो भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो गई। हमारे एनआरआईज ने इंडिया के अंदर अपने डिपॉजिट्स दिए, वो भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो गई। सिमिलरली दो तरह की ट्रांजैक्शन होती है, एक होती है स्पॉट ट्रांजैक्शन, एक होती है फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। स्पॉट ट्रांजैक्शन होगी जहां पर आज ही सेटलमेंट हो जाएगी, आज का मतलब होता है T+2,
2 दिन बाद डिलीवरी की जाती है। और एक होती है फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, जहां पर आप 3 महीने बाद किसी डॉलर को खरीदने या बेचने का एग्रीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी अल्टीमेटली सेटलमेंट फॉरेन करेंसी के अंदर होगा। तो ये भी हमारा एक तरह का क्या हो गया, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो गई। ये जो मैंने जल्दी जल्दी आपको सारी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बोली, आगे मुझे फिर से डिटेल में डिस्कस करनी है, जब मुझे ये आपको बताना है कि डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कैसे आती है और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कैसे आती है। अभी मैंने आपको जल्दी से आपको बता दिया फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। अब फॉरेन करेंसी को दिखाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कोट और एक होता है इनडायरेक्ट कोट। दोनों में फर्क क्या है? जब आप लिखते हो $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, मैं 50 का एग्जांपल ले रहा हूं, असली में चल नहीं रहा। इसी को लिखने का दूसरा तरीका होता है 1 रुपी इज इक्वल टू 1/50, यानी $0.02। 0.02 ही बनता है ना हमारा। तो अल्टीमेटली दिस सेम चीज को लिखने के 2 तरीके हैं। जब आप किसी फॉरेन करेंसी को, अच्छा, जब हम किसी करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी के वे में एक्सप्रेस करते हैं ना, इसे बोलते हैं बेस करेंसी, इसे बोलते हैं काउंटर करेंसी। तो जब आपकी कोई फॉरेन करेंसी बेस करेंसी होती है और हम उसको नेशनल करेंसी, होम करेंसी एंड डोमेस्टिक करेंसी के कंटेक्स्ट में दिखाते हैं, रुपीस के कंटेक्स्ट में दिखाते हैं, तो यानी जब काउंटर करेंसी आपकी डोमेस्टिक करेंसी बन जाएगी, इस तरह के कोड को बोलते हैं डायरेक्ट कोड। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्ड्स का खेल है। वैसे तो समझ में आ गया होगा, जब डॉलर को इंडियन रुपीस होम करेंसी के कंटेक्स्ट में बोलो उसे डायरेक्ट कोड बोलते हैं, और जब इंडियन रुपीस को डॉलर के कंटेक्स्ट में दिखाएं, होम करेंसी को फॉरेन करेंसी के कंटेक्स्ट में दिखाएं, उसे इनडायरेक्ट कोड बोलते हैं। यहां पर वर्ड्स का ध्यान रखना है, एक होती है बेस करेंसी, एक होती है काउंटर करेंसी। जब भी आप $1 या 1 करेंसी इज इक्वल टू अदर करेंसी बोलेंगे ना, जिस करेंसी को आप दिखा रहे हो उसे बेस करेंसी बोल रहे हैं, और जिस करेंसी के कंटेक्स्ट में दिखा रहे हैं उसे काउंटर करेंसी बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट कोड के अंदर आपकी बेस करेंसी फॉरेन करेंसी होती है, जबकि आपकी काउंटर करेंसी जो होती है वो होम करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी होती है, उसे डायरेक्ट कोड बोलते हैं। इनडायरेक्ट कोड में उल्टा होता है, आपकी बेस करेंसी डोमेस्टिक या होम करेंसी होती है, ऑन दी अदर हैंड आपकी काउंटर करेंसी जो होती है वो कोई फॉरेन करेंसी रहेगी। दिस इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड को एक दूसरे से निकाला जा सकता है। डायरेक्ट कोड को कई बार हम यूरोपियन करेंसी कोटेशन बोलते हैं, और साथ साथ इनडायरेक्ट कोड को अगर हम देखें कभी तो अमेरिकन करेंसी कोटेशन बोला जाता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस करेंसी का। क्रॉस करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरा $1 1 मिनट के लिए मान के चलता हूं 80 रुपए के बराबर है, और 1 यूरो 1 मिनट के लिए मान के चलता हूं, यूरो इज द कॉमन करेंसी फॉर ऑल द यूरोपियन नेशंस, दैट इज इक्वल टू $1.5 है। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप दे रखा है डॉलर और इंडियन रुपी में, एक रिलेशनशिप दे रखा है यूरो और डॉलर के अंदर। कैन यू टेल मी 1 यूरो कितने रुपीस के बराबर है? कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल है, 1 यूरो अगर $1.5 के बराबर है तो 1.5 इंटू 80 रुपए कर दो, क्योंकि $1 80 रुपए के बराबर है, तो 1.5 इंटू 80 कितना हो गया? 120 रुपए। यानी जब आप पहली और दूसरी करेंसी के रिलेशन में और पहली और तीसरी करेंसी के रिलेशनशिप से दूसरी और तीसरी करेंसी का रिलेशनशिप निकालते हो, उसे क्रॉस रेट बोला जाता है। इस तरह से दुनिया की हर करेंसी का रेट दूसरी करेंसी के कंटेक्स्ट में निकाला जा सकता है। हो सकता है इंडिया और जिम्बाब्वे की करेंसी के बीच में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन ना हो, बट आप इंडियन रुपी और जिम्बाब्वे के करेंसी जो भी बोलती हो, मुझे पता भी नहीं है कौन सी जिम्बाब्वे में करेंसी, उसके अंदर आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, दुनिया में डॉलर एक व्हीकल करेंसी है। अगर आप अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट डॉलर के कंटेक्स्ट में निकालोगे, तो विद द हेल्प ऑफ डॉलर का एक्सचेंज रेट इन रिलेशन टू एनी अदर कंट्री लाइक जिम्बाब्वे, या फिर आप केन्या के अगेंस्ट दिखाना चाहते हो, तो डॉलर का रिलेशनशिप क्योंकि केन्या की करेंसी के साथ होगा, तो क्रॉस करेंसी के कॉन्सेप्ट के थ्रू आप रुपी का डिनोमिनेशन केन्या की करेंसी के थ्रू भी करा जा सकता है। दिस इज क्रॉस करेंसी एक्सचेंज रेट, राइट। फिर इसके बाद हमने अगली चीज डिस्कस करी थी, हमारे देश के अंदर अगर आपको फॉरेन करेंसी खरीदनी या बेचनी है तो इट इज मैंडेटरी, फेमा रूल्स के हिसाब से मैंडेटरी है कि हम आपस में ना तो फॉरेन करेंसी खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू बी थ्रू अ ऑथराइज्ड डीलर। इन्हें एडी बोलते हैं, फेमा के अंदर इन्हें एडी बोलते हैं। आमतौर पे एडी कौन होते हैं? जितने भी हमारे देश में कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास एडी लाइसेंस है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, इनके पास एडी लाइसेंस है। इसके अलावा कुछ और मनी चेंजर्स भी हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वेस्टर्न यूनियन एक मनी चेंजर है। सिमिलरली एक दो और एग्जांपल हमने डिस्कस करे थे, पे मनी नाम का एक है, पे यू नाम का एक है, ये सब भी मनी चेंजर हैं। आपको अगर डॉलर, यूरो, कोई भी कंट्री की करेंसी खरीदनी है तो खरीदना भी इनसे पड़ेगा, बेचना भी इनसे पड़ेगा। अब अगर मैं 1 मिनट के लिए पकड़ लूं एसबीआई को, एसबीआई ऑथराइज्ड डीलर है जो जिस रेट पे ये डॉलर सेल करेगा,
फॉर इंडियन रुपी, या जिस रेट पे ये डॉलर हमसे परचेज करेगा, ये सेल भी करता है जनता को और उस पब्लिक से खरीदता भी है, क्या सेलिंग रेट और परचेजिंग रेट डॉलर का सेम होगा? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली इसमें डिफरेंस होगा। अगर वो डॉलर आज की रेट में 85 रुपीज में बेच रहा है तो मुझे 85 रुपीज देने हैं एसबीआई को $1 खरीदने के लिए, बट अगर मेरे पास $1 है, लेट से मुझे एक्सपोर्टर हूं, मैं एक्सपोर्ट से $1 आया, जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो एसबीआई मुझसे खरीदेगा 82 रुपीज का, 83 रुपीज का, 83 मान लेते हैं। ये जो डिफरेंस है ना, ये एक तरह की कमीशन है जो एसबीआई चार्ज कर रहा है। एसबीआई फ्री फंड में तो काम करेगा नहीं ऑथराइज्ड डीलर होने का, तो वो आपसे कोई अलग से कमीशन नहीं चार्ज करता, बट जो डिफरेंस होता है ना परचेज रेट और सेल रेट के अंदर, वो एक तरह से इनडायरेक्ट कमीशन होती है हमारे ऑथराइज्ड डीलर की। तो ये भी मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया कि इस केस के अंदर जो कन्वर्जन रेट होता है, सॉरी यहां दे रखा है, जो सेलिंग रेट और बाइंग रेट होता है वो अलग होता है, सेलिंग रेट ज्यादा होता है, और क्योंकि इस वजह से सेलिंग रेट ज्यादा होता है तो इन अ वे ऑथराइज्ड डीलर जितने भी होते हैं, खासकर कमर्शियल बैंक्स, वो अपनी कमीशन कमाते हैं और इस तरह से कंसिडरेशन उनको मिल जाती है। फिर दुनिया में एक्सचेंज रेट की 3 अलग अलग रिजीम है, 2 प्राइमरली रिजीम्स हैं और एक तीसरी उनकी हाइब्रिड ब्रीड बनाई गई है। एक होती है फिक्स रेट रिजीम, एक होती है फ्लक्चुएटिंग रेट रिजीम। फ्लक्चुएटिंग रेट रिजीम के अंदर, अच्छा पहले फिक्स का बता देते हैं। फिक्स रेट रिजीम के अंदर क्या, चलो पहले फ्लक्चुएटिंग बताते हैं तभी फिक्स समझ में आएगा। सॉरी, फ्लक्चुएटिंग रिजीम क्या होता है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट का कैपिटलिज्म में प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पे डिटरमिन होता है। हमने अच्छे से पूरा डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट माइक्रो में पढ़ लिया है। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमिन होता है। सेम वे में फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम में हम अगर डॉलर का प्राइस निकाल रहे हैं, डॉलर का एक्सचेंज रेट निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी, मैं यहां पर रुपी लिख देता हूं और यहां पर डॉलर की क्वांटिटी लिख देता हूं। डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू होएगी, दैट विल बी द प्राइस ऑफ द, या फिर एक्सचेंज रेट ऑफ द डॉलर। अब इससे फायदा क्या होगा, यहां पर बार बार आरबीआई को इंटरफेयर नहीं करना पड़ रहा। मान लो देश में ऐसी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, डॉलर की डिमांड किन चीजों पे डिपेंड करती है, बट अभी के लिए आप गेस कर सकते हो। अगर ज्यादा देश में इंपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट की सेटलमेंट के लिए सारे इंपोर्टर्स को डॉलर खरीदने पड़ेंगे। जैसे आप डॉलर खरीदोगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो ज्यादा इंपोर्ट की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। जैसे डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो आपको पता है डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ता है, और अकॉर्डिंगली हमारा डॉलर 85 पे पहुंच गया। इसे बोलते हैं डॉलर एप्रिशिएट कर गया, और हमारी करेंसी जो है वो क्या कर गई, डेप्रिशिएट कर गई। अगर एक डॉलर पहले 80 रुपए के बराबर था, अब 85 रुपीज के बराबर हो गया, तो डॉलर हैज एप्रिशिएटेड एंड आवर करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड। और यहां पर देखो, ये चीज सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने नहीं करी, ये ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एंड अगर 1 मिनट के लिए मैं मान के चलूं, कल को हमारी सप्लाई कम हो गई, डिमांड सेम है मगर सॉरी सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई क्यों बढ़ गई, हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। जो एक्सपोर्टर होंगे वो अपने डॉलर को बेचने जाएंगे आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जब डॉलर बेचने जाएंगे, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर का प्राइस 75 पर आ जाएगा। जैसे ही $1 75 पर आया, हम बोलेंगे डॉलर डेप्रिशिएट कर गया, और हमारी जो करेंसी है, इंडियन होम करेंसी है, इंडियन रुपी, वो एप्रिशिएट कर गई। यानी यहां पर करेंसी की एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। बात समझ में आई? सर इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर मैं डिस्कस करूं इस रिजीम का, ये है दैट यहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, और फ्लक्चुएशंस की वजह से जो बिजनेसमैन होते हैं, या तो उन्हें फॉरेन एक्सचेंज लॉस होता रहता है या फॉरेन एक्सचेंज गेन होता रहता है। एग्जाम्पल के रूप में, आपने $1 लाख के गुड्स परचेज करे। अगर आप इंपोर्टर हो, परचेज करें, तो आपने $1 लाख देने हैं। लेट से वो पेमेंट आपको 3 महीने बाद करनी थी। जिस दिन आपने ये ट्रांजैक्शन करी, उस दिन ट्रांजैक्शन का $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। आपको लगा मैंने 80 लाख पे करने हैं, बट जब तक 3 महीने खत्म हुए, पेमेंट की बारी आई, $1 गॉट कन्वर्टेड टू 85 रुपीज। सो अल्टीमेटली यू हैड टू पे 85 लाख रुपीज। क्या यहां पर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ऑब्वियसली सर हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। सेम वे में क्या ये 78 पे भी जा सकता था? यस, अगर 78 पे जाता तो मुझे 78 लाख रुपए देने पड़ते और मुझे 2 लाख का प्रॉफिट होता। तो सर प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, तो गम किस बात का है? गम इस बात का है कि मैं प्रॉफिट और लॉस कमाने के लिए ये ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा। मैं प्रॉफिट और लॉस तो अपने मेन बिजनेस एक्टिविटी से करूंगा। मैं कोई जुआरी थोड़ा हूं बैठ के फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस के ऊपर सट्टे लगाऊं कि गेन लगाऊंगा या लॉस करूंगा। एज अ बिजनेसमैन आई नीड सर्टेनिटी कि भाई मेरे को इतनी पेमेंट करनी है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, यहां पर सर्टेनिटी नहीं होती, यहां पर क्या होती है, अनसर्टेनिटी। और क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, इस वजह से यहां पर ट्रेड की वॉल्यूम पे इंपैक्ट आ सकता है।
ऑन दी अदर हैंड फिक्स रेट रिजीम में क्या होगा, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई को हमने नहीं छोड़ा फ्री। यहां पर डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है ये सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई डिसाइड करेगा, और अगर आरबीआई ने डिसाइड कर दिया ये 80 रुपए है, जब तक आरबीआई से चेंज नहीं करेगा ये 80 रुपए ही रहेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पे क्या है, यहां पर एज अ बिजनेसमैन मुझे सर्टेनिटी है, मुझे पता है अगर मुझे $1,00,000 पे करने हैं तो मुझे 80 लाख ही पे करने पड़ेंगे। रोज रोज करेंसी को ऊपर नीचे नहीं किया जाता। हाँ, अगर कल को आरबीआई ने $1 को 82 रुपीस कर दिया तो मैं इसे यहां पर ये नहीं बोलूंगा डॉलर एप्रिशिएट कर गया, यहां पर मैं बोलूंगा डॉलर को रीवैल्यू कर दिया। और अगर मैंने $1 आरबीआई ने $1 इक्वल टू 78 रुपीस कर दिया कल को सेट, तो हम बोलेंगे डॉलर डी वैल्यू हो गया। तो ध्यान देना, दो वर्ड होते हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है डी वैल्यू। डेप्रिसिएशन वर्ड होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जब डॉलर की वैल्यू गिरे, और डी वैल्यू होता है जब आरबीआई फिक्स रेट रेजिम के अंदर उसकी वैल्यू गिरा दे। सिमिलरली एक वर्ड होता है एप्रिशिएट होना और एक होता है रीवैल्यू होना। एप्रिसिएशन वर्ड होता है जब डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, यानी फ्लक्चुएटिंग रिजीम के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अगर फिक्स रेट रिजीम के अंदर आरबीआई उस रेट को बढ़ाता है तो उसे रीवैल्यू वर्ड से हम बोलते हैं। यहां पर सर एडवांटेज हो गया सर, इसका मतलब फिक्स रेट बढ़िया है, फ्लक्चुएटिंग रेट में तो अनसर्टेनिटी है। अब जरा प्रॉब्लम समझो फिक्स रेट की। जब भी आपको मैंने ये चीज एमएसपी में समझाई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब समझा रहा था, मान लो मार्केट के हिसाब से प्राइस बन रहा है 78, मगर आरबीआई ने प्राइस रख दिया 80। मैं फिक्स रेट रिजीम की बात कर रहा हूं। जैसी आरबीआई 80 प्राइस रखेगा तो ध्यान दो डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, बेसिकली मार्केट में एक्सेस सप्लाई आ जाएगी। और जैसी मार्केट में एक्सेस सप्लाई आएगी, अब अपने रेट को 80 पे मेंटेन करने के लिए इस एक्सेस सप्लाई को आरबीआई को खरीदना पड़ेगा, यानी आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बना लेती है। जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होती है उन्हें खरीद के बैठ जाती है। दिस इज टू इंश्योर दैट प्राइस बेशक मार्केट के हिसाब से 78 आ रहा है, बट हम कह रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे नहीं, हमने बोल दिया 80 तो 80 होगा, तो 80 को मेंटेन भी करो ना। तो 80 को मेंटेन करने के लिए आरबीआई को रिजर्व खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, उल्टा केस होता है, अगर मार्केट में रेट चल रहा है 78 डिमांड एंड सप्लाई पे, बट आरबीआई फिक्स रेट रिजीम में बोलते हैं 75, तो अगर आप ध्यान दो यहां पर डिमांड बिकम्स ग्रेटर देन सप्लाई, एक्सेस डिमांड आ गई, तो इस केस में अपने रिजर्व्स को आरबीआई को सेल करना पड़ता है। यानी आप समझ सकते हो फिक्स रेट रिजीम में इट इज इजी टू से कि रेट आरबीआई डिसाइड करेगा, बट आरबीआई को अपने रेट को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़े फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बनाते रहने पड़ते हैं, बेचते रहने पड़ते हैं, और इन रिजर्व्स पे आरबीआई को कोई बहुत बढ़िया रिटर्न तो मिलता नहीं है। तो ये एक तरह के अनप्रोडक्टिव रिजर्व है आरबीआई के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग रिजीम की, यहां पर क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया आरबीआई ने, तो क्या आरबीआई को ये रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। आरबीआई की अपनी मर्जी है, उसने अगर डिमांड एंड सप्लाई में इंटरफेयर करना है तो वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इन अदर वर्ड फ्लक्चुएटिंग रिजीम का एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज तो मैंने बता दिया अनसर्टेनिटी, एडवांटेज ये है यहां पर आरबीआई या सेंट्रल बैंक अपनी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर सकता है। उसे मजबूरी में इंडियन रुपी और डॉलर के एक्सचेंज रेट को जबरदस्ती मेंटेन करने के लिए खरीदना या बेचना नहीं है। उसकी जब मर्जी है वो खरीदेगा, जब मर्जी है नहीं खरीदेगा। ऑन दी अदर हैंड यहां पर उसकी मजबूरी है, उसे रेट को मेंटेन करने के लिए बहुत हैवी वॉल्यूम ऑफ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, खरीदते बेचने पड़ते हैं। तो एडवांटेज भी बता दिया, डिसएडवांटेज भी। अच्छा, दोनों के बीच में एक और चीज आती है, इस फिक्स सिस्टम को ना पेग सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर रेट को डिसाइड कर लिया जाता है। फिर इसके अलावा दोनों के बीच का एक स्टेज आती है जिसे बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट। मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम के अंदर क्या होता है, आइडली तो डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया जाएगा एक्सचेंज रेट, बट जब भी आरबीआई को लगेगा डॉलर बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर रहा है या डॉलर बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर रहा है, आगे हम पढ़ेंगे डॉलर एप्रिसिएशन के भी फायदे नुकसान है, डॉलर के डेप्रिसिएशन के भी फायदे नुकसान है। इंडियन रुपी की बात करूं, इंडियन रुपी ज्यादा एप्रिशिएट कर गया तो ये भी अच्छी बात नहीं है, डेप्रिशिएट कर गया तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए जब ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है ना मार्केट के अंदर, उस समय आरबीआई मार्केट में घुस जाता है, डॉलर खरीदने लग जाता है या डॉलर बेचने लग जाता है। यानी टाइम एंड अगेन जब जब आरबीआई को लगेगा करेंसी को स्टेबल करने के लिए, फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए आरबीआई इंटरफेयर करता रहेगा। इस सिस्टम को बोलते हैं मैनेज फ्लोट। है तो फ्लक्चुएटिंग सिस्टम जैसा, बट आरबीआई ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल चुप होकर बैठा रहूंगा, मैं भी इंटरफेयर करूंगा जब जब जरूरत होगी, वो अलग बात है। आरबीआई इकलौता अकेला क्या कर लेगा, एक तरफ देश में इतनी ट्रांजेक्शन हो रही है और एक तरफ आरबीआई है, तो वो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं ला देगा। आप आरबीआई को बोलो इंडियन रुपी आज के डॉलर में $1 85 रुपीस का, इसको 65 पे ला दो, नहीं कर पाएगा। हाँ, वो ये करेगा अगर कल 85 था आज 86 हो गया, 87 हो गया, रोज रोज हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है,
तो उसको वो मिनिमाइज करने के लिए मार्केट में आएगा और डॉलर बेचने शुरू कर देगा, सप्लाई बराबर मिला देगा। बात समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। तो यहां पर जो सारी बातें मैंने आपको बताई दे रखी हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा। फ्लोटिंग सिस्टम दे रखा है, नो प्रीटर्मिनेंट रेट, नो इंटरफेरेंस। एडवांटेज क्या क्या है? सेल्फ रेगुलेटिंग है। बेसिकली कैपिटलिज्म के जो एडवांटेजेस है ना, वही है कि सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज यहां पर क्या बोल रखी है, अगर दुनिया में किसी एक कंट्री के प्रोडक्ट में कोई फेवर आ जाए या अनफेवरेबल आ जाए तो ये उसे बैलेंस आउट कर देता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, लेट से कनाडा ने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई और कनाडा के जो लेट से फोन हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के हो गए, तो सारी दुनिया के लोग कनाडा के फोन खरीदना चाहेंगे। इससे तो सर हमारी इंडियन मोबाइल सेक्टर, चाइना का मोबाइल सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। डोंट वरी, उसे बर्बाद होने नहीं देंगे। जैसे लोग कनाडा का फोन खरीदेंगे, कनाडा के डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। कनाडा के डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो कनाडा का डॉलर महंगा हो जाएगा। कनाडा का डॉलर महंगा होगा तो कनाडा के फोन भी तो महंगे हो जाएंगे। $1000 का फोन है, कल तक एक कैनेडियन डॉलर 82 रुपीज था, तो 82,000 रुपीज का था। अब कैनेडियन डॉलर ही 92 रुपीज पे पहुंच गया, क्योंकि सारी दुनिया कैनेडियन डॉलर खरीदना चाहती है उस फोन को खरीदने के लिए। तो जब वो फोन 92,000 का होगा तो क्या ऑटोमेटिकली उस फोन की डिमांड कम हो जाएगी? यस। इस तरह से मैनेज फ्लोट सिस्टम में एकदम गुड्स मार्केट में चेंज नहीं आने जाता। अगर कोई कंट्री की तरफ फेवरेबल हो रहा है तो उसको एकदम सारी ट्रेड वहां नहीं चली जाएगी, वहां पर जैसी ट्रेड जारी होगी उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और वो कम होने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, थर्ड, यहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जरूरत नहीं होती और हर आरबीआई जैसी सेंट्रल बैंक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपना सकते हैं। डिसएडवांटेज ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, मुझे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के समय नहीं पता चलता मुझे कितने पैसे आएंगे कितने पैसे जाएंगे। उसके बाद हमारा फिक्स रेट रिजीम है, यहां पर सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है और सेंट्रल बैंक को डिसाइड करने के बाद रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं, वो मैंने अच्छे से यहां पर समझा दिया आपको। ठीक है जी। एडवांटेज ये है कि सर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी होगी तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। एडवांटेज में ये भी दे रखा है, अगर आरबीआई को पता है कि मुझे रिजर्व खरीदने हैं, इससे एक डिसिप्लिन आ जाता है। सेंट्रल बैंक को डिसिप्लिन होता है, सेंट्रल बैंक ज्यादा करेंसी छाप के ज्यादा लोन देकर इनडिसिप्लिन्ड नहीं होता, क्योंकि उसे पता है उसे पैसे चाहिए करेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो इसे भी एडवांटेज बोलते हैं। फिर स्टेबिलिटी आ जाती है, कंट्री की करेंसी में क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। जिस देश की करेंसी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती उसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा होती है, क्योंकि लोग उस करेंसी पे विश्वास करते हैं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दैट इस सिस्टम के अंदर सेंट्रल बैंक को बार बार इंटरवीन करना पड़ता है और बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं। दीज आर द 3 डिफरेंट रिजीम्स। ठीक है। देन हमारा अगला टॉपिक है नॉर्मल रेट वर्सेस रियल रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है? $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज। ये हो गया नॉमिनल रेट, $1 के बदले में 85 आते हैं। बट डज दैट मीन, कैन आई से जिस प्रोडक्ट की कीमत $1000 है यूएस में, इंडिया में उसकी कीमत 85,000 ही होएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि दोनों देशों के अंदर इन्फ्लेशन अलग अलग होती है। यानी इसी बात को दूसरी तरह से बोलूं, आज की रेट में थ्योरेटिकली अगर $1 ₹1 के बराबर भी हो गया तो भी क्या, ओहो सॉरी, हाँ जी, ज़्यादा जोश जोश में मेरे हाथ से पेन ही फिसल गया, बट थैंकफुली पेन की निब को कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कैन आई से अगर $1 ₹1 के बराबर हो गया तो दोनों कंट्रीज के अंदर सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस सेम हो जाएंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज यूएस और इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो अलग अलग है। इन्फ्लेशन यूएस में 5% हो सकती है, इंडिया में 8% हो सकती है। तो नॉमिनल रेट ना कहीं पर भी ये नहीं बताता कि सेम प्रोडक्ट इंडिया में कितने का मिलेगा वर्सेस यूएस में कितना मिलेगा, या फिर इंडिया में इतने गुड्स बेच दूं तो मैं यूएस में कितने खरीद पाऊंगा। दैट यू कैन नॉट गेट फ्रॉम $1 इक्वल टू 85 रुपीज। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट दोनों देशों की प्रोडक्ट प्राइसेस को कंसिडर नहीं करता। रियल एक्सचेंज रेट के अंदर हम ये देखते हैं हाउ मेनी गुड्स ऑफ वन कंट्री कैन बी ट्रेडेड फॉर गुड्स ऑफ द अदर कंट्री, और इसके लिए हमें उनकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट के साथ साथ दोनों कंट्री के प्राइसेस को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट से ही रियल एक्सचेंज रेट निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? नॉमिनल रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस। अच्छा, ये डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस तो किसी एक प्रोडक्ट का होगा, बट असली में इंडिया में भी बहुत सारे गुड्स कंज्यूम होते हैं और यूएस में भी बहुत सारे गुड्स कंज्यूम होते हैं। तो असली में हम क्या करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस नहीं लेते, प्राइस इंडेक्स ले लेते हैं। जैसे इंडिया में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2 तरह के इंडेक्स होते हैं, एक होता है सीपीआई और एक होता है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पर एक बास्केट बना रखी है कुछ 30 एक गुड्स की, उनके प्राइसेस के बेसिस पे सीपीआई निकलता है, और ऐसे ही डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इस तरह के अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं इन्फ्लेशन नापने के लिए, जहां पर एक प्रोडक्ट के प्राइसेस को नहीं, मल्टीपल प्रोडक्ट के प्राइसेस को एक बास्केट ऑफ गुड्स के बेसिस पर हम इन्फ्लेशन निकालते हैं। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाइड बाय डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स
डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस इंडेक्स। इस तरह से हम एक्सचेंज रेट रियल टर्म्स में निकाल सकते हैं। अगर असली में आपने दो कंट्री के अंदर लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करना है, मैंने एग्जांपल लिया था, अगर आज आप सीए बनने के बाद अपने पैकेज को आप एक तरफ आपको पैकेज मिला यूएस के अंदर $1 लाख का, ठीक है जी, 85 लाख रुपीस हो गए इंडिया के हिसाब से, और दूसरी तरफ आपको इंडिया में 60 लाख का पैकेज ऑफर हुआ, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा इंडिया का 60 लाख और वहां का $1 लाख बेटर क्या है। और अगर आप अपना मैथमेटिक्स लगाओगे, इंडिया का 60 लाख रुपए बेटर है वहां के $1 लाख से, क्योंकि दोनों देशों के अंदर इन्फ्लेशन और प्राइसेस में बहुत बहुत ज्यादा अंतर है। और यहां पर मैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट को नहीं कंसीडर करूंगा, रियल एक्सचेंज रेट को कंसीडर करूंगा। हमने एक क्लास में ये एग्जाम्पल लिया था। फिर रियल एक्सचेंज रेट तो सिर्फ डॉलर और इंडियन रुपीस के बारे में बताएगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं मेरा इंडियन रुपी वर्ल्ड की सारी करेंसीज के मुकाबले स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है, यानी रियल टर्म्स में इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है और इंडिया का जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, सारी करेंसीज के कंटेक्स्ट में जब मैं देखता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी यानी इंडियन रुपी को देखूंगा इन रिस्पेक्ट ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ वेरियस फॉरेन करेंसीज एंड प्राइस डिफ्लेटर, यानी जब मैं बहुत सारी करेंसीज के वेटेड एवरेज के साथ अपनी करेंसी को कंपेयर करता हूं, उसे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट? रियल एक्सचेंज रेट इंडियन रुपी को किसी एक और करेंसी, लेट्स से डॉलर के अगेंस्ट बताएगी, जबकि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या करेगी, सारी करेंसीज के अगेंस्ट आइडिया देगी कि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है। इसलिए यहां पर सिर्फ हम एक करेंसी नहीं लेते, वेटेड एवरेज ऑफ वेरियस फॉरेन करेंसीज लेते हैं, और एक कंट्री में के कंटेक्स्ट के प्राइस में नहीं देखते, हम प्राइस डिफ्लेटर या इंडेक्स ऑफ कॉस्ट के कंटेक्स्ट में देखते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक कम्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक ऐसी मार्केट जहां पर फॉरेन करेंसीज को खरीदा बेचा जाता है, उसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। आपको मजे की बात मैंने ये बताई थी दैट दुनिया में सबसे बड़ी वॉल्यूम जहां पर ट्रेडिंग होती है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। शेयर मार्केट में कुछ ट्रेडिंग नहीं होती जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मनी मार्केट में होती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में भी कुछ नहीं होता जितना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होती है, क्योंकि यहां पर इतनी हाई वॉल्यूम होती है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, ऑब्वियसली ये फिजिकल मार्केट नहीं है, आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जहां पर सारे लोग एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिकली सारी करेंसी खरीद या बेच रहे हैं। अब इसके अंदर मेजर प्लेयर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक आ जाएगा। सेंट्रल बैंक का काम यह है कि आमतौर पर वो इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि आज के डेट में फ्लक्चुएटिंग रिजीम है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, तो आमतौर पर आरबीआई, फेडरल रिजर्व या यूरोपियन यूनियन बैंक, ऐसे सेंट्रल बैंक इंटरफेयर नहीं करते। बट जब जब कोई करेंसी बहुत तेजी से डेप्रिशिएट हो रही होती है या एप्रिशिएट हो रही होती है, इंडिया के कंटेक्स्ट में बोले अगर इंडियन रुपी बहुत तेजी से डेप्रिशिएट हो रहा है डेली बेसिस पे, उस केस में क्योंकि हम मैनेज फ्लोट सिस्टम भी फॉलो करते हैं, तो आरबीआई हाई वॉल्यूम ऑफ डॉलर खरीदने लग जाता है या बेचने लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन हमें करेंसी को स्ट्रांग करना है या वीक करना है। तो यहां पर बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सडन एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी को रोकना है, तभी सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करेगा। अदरवाइज आमतौर पे सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेयर नहीं करता एज लॉन्ग एज देयर इज डिमांड एंड सप्लाई। सेकंड पॉइंट यहां पर आया कमर्शियल बैंक। अभी मैंने आपको बोला हमारे देश में फेमा के हिसाब से अगर आपको कोई भी फॉरेन करेंसी खरीदनी है या बेचनी है तो ऑथराइज्ड डीलर के पास जाना पड़ेगा, और आमतौर पे ऑथराइज्ड डीलर फेमा के अंदर कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक। तो अगर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला मुझे डॉलर चाहिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से डॉलर खरीदेगा और मुझे बेच देगा। ऑब्वियसली बात है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से जिस रेट पे वो खरीदेगा और जिस रेट पे मुझे बेचेगा उसमें डिफरेंस होगा, क्योंकि मैंने बोला उसकी इनडायरेक्टली कमीशन होती है। ठीक है जी। अब कमर्शियल बैंक एक तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, बट कई बार वो खुद भी, क्लाइंट्स के लिए नहीं, खुद भी अपने लिए पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? उनकी दो कैपेसिटी होती हैं। एक होते हैं आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब एक सेम प्रोडक्ट का प्राइस दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल भाषा में बोला था, एनएससी पे, स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में समझाया था, एनएससी और बीएससी। एनएससी में एक शेयर 101 रुपए पे है, जबकि बीएससी पे कोई शेयर 105.5 रुपए पे है, तो मैं उस शेयर को बीएससी में बाय करूंगा और इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यहां पे सेल करूंगा और इस प्रोसेस में 50 पैसे कमा लूंगा। ऑब्वियसली मैं एक शेयर की ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं 1 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग करूंगा, तो बैठे बैठे 50 लाख रुपए का रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा लूंगा। इसे बोलते हैं आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज की वजह से क्या होता है, जैसे लोग इस मार्केट में खरीदने लगते हैं यहां पे प्राइस बढ़ता है, और यहां पे बेचने लगते हैं यहां पे प्राइस गिरता है, और इन शॉर्ट दोनों मार्केट में प्राइस सेम हो जाता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट का अलग अलग मार्केट में प्राइस सेम होता है, वो इसलिए होता है कुछ लोग इस प्राइस के छोटे से डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करके सस्ती मार्केट में खरीदते हैं और महंगी मार्केट में बेचते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्रेज। फॉरेन करेंसी में भी ऐसा ही होता है। एक करेंसी का रेट, जब अभी मैंने क्रॉस रेट बोला, $1 अगर 80 रुपए के बराबर है और $1 अगर
अगर 1.5 डॉलर के बराबर है तो आइडली 1 यूरो 120 रुपीज के बराबर होना चाहिए। बट मजे की बात यह, हमने चेक किया 1 यूरो 115 रुपए के बराबर है। तो मैं बताओ जल्दी से क्या करूंगा, मैं यूरो खरीदूंगा, यूरो से डॉलर में कन्वर्ट करूंगा, डॉलर से रुपये में कन्वर्ट करूंगा और मैं बैठे बैठे 115 रुपए की जगह 120 रुपए कमा लूंगा। बात समझ में आ रही है कैसे? तो इस तरह के प्रोसेस को आर्बिट्रेजर करते हैं और हम जैसे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंस होता है। तो बहुत हाई वॉल्यूम खरीदनी बेचनी पड़ती है और इमीडिएटली खरीदनी बेचनी पड़ती है। तो कमर्शियल बैंक्स कई बार फॉरेन मार्केट में खुद एंटर करते हैं क्योंकि वो आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर वो होते हैं जो किसी करेंसी को इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उन्हें किसी ट्रांजैक्शन में पेमेंट करनी है, उस करेंसी में वो प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है डॉलर एप्रिशिएट करेगा, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करेगा, यानी आज $1 85 रुपीज का है, हम $1 को 90 रुपए में जाता देख रहे हैं, ठीक है जी, डॉलर एप्रिशिएट करेगा। तो मैं क्या करूंगा, आज इमीडिएटली डॉलर खरीद लूंगा ताकि मैं कल को उसे बेच दूं। मुझे डॉलर इसलिए नहीं खरीदना क्योंकि मुझे कोई सेटलमेंट करनी है, कोई पेमेंट करनी है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को, जहां पर आपका सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, उसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। तो कमर्शियल बैंक्स कई बार एज स्पेक्यूलेटर और आर्बिट्रेटर्स भी मार्केट में एंटर करते हैं और मोस्टली वो अपने क्लाइंट्स के लिए एंटर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर। जैसे शेयर मार्केट में बायर और सेलर के लिए ब्रोकर होते हैं, सेम वे में जब यहां पर बैंक्स एक दूसरे से खरीदते हैं, हर बैंक के पास हर करेंसी थोड़ा होती है। आप पीएनबी बैंक के पास गए और आपने पीएनबी बैंक को बोला मुझे रशिया की करेंसी चाहिए, उनके पास रशिया की करेंसी नहीं थी, उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद के दे दिया आपको। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ऑथराइज्ड डीलर के बीच की ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यहां पर वॉल्यूम बहुत हाई होती है और यहां पर ब्रोकर्स इन्वॉल्व होते हैं जो ये ट्रांजैक्शन कराते हैं और बदले में कमीशन चार्ज करते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं अदर पार्टिसिपेंट्स। इसके अंदर छोटे छोटे लोग आ जाएंगे जैसे कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर वगैरह जो खरीदने बेचने आ रहे हैं। अब जो ऊपर मार्केट प्लेयर्स हैं ना, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर खरीदने या बेचने जा रहे हैं, उनको हमने दो कैटेगरी में डाल दिया। एक है मार्केट मेकर, एक है पैसिव मार्केट प्लेयर। मार्केट मेकर वो होते हैं जो सिर्फ मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन खरीदने बेचने की करने नहीं आए, बल्कि वो मार्केट का एक्सचेंज रेट डिसाइड भी कर रहे हैं। एग्जांपल, हमारे जो कमर्शियल बैंक और ब्रोकरेज हाउसेज हैं, दे डोंट जस्ट एंटर द मार्केट टू बाय और सेल एनीथिंग, बट दे आल्सो सेट द एक्सचेंज रेट, इसलिए इनको मार्केट मेकर्स बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड पैसिव मार्केट प्लेयर कौन हो गए? एक इंपोर्टर हो गया, एक एक्सपोर्टर हो गया। जो इंसान स्पेक्यूलेटर है वो मार्केट में प्राइस सेट नहीं कर रहा, जो प्राइस ऑलरेडी सेट है मार्केट में, जो मार्केट मेकर्स ने प्राइस सेट कर दिया है, उसी के अंदर एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट कमा रहा है या अपनी जो सेटलमेंट करनी है वो कर रहा है। तो आमतौर पे टूरिज्म वाले, घूमने फिरने जाओ आप, जॉइंट वेंचर बना रहे हैं जो लोग, एफडीआई करना चाहते हैं, एफआईआईस करना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को करने के लिए जो लोग करेंसी खरीद बेच रहे हैं, वो पैसिव मार्केट प्लेयर के अंदर आते हैं। फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दो तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, करंट ट्रांजैक्शन और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। करंट ट्रांजैक्शन वो हैं जिनकी सेटलमेंट आज ही होएगी, आज मतलब आज ही मनी का आदान प्रदान हो जाएगा और डिलीवरी हो जाएगा। आज जब मैं बोलता हूं ना, तो ध्यान देना, आज का मतलब लिटरली आज नहीं होता, क्योंकि मार्केट के अंदर T+2 चलता है। T+2 मतलब डिलीवरी 2 दिन बाद होती है, इसे बोलते हैं स्पॉट मार्केट। आज ही पेमेंट प्राइस डिसाइड हो जाएगा, बट असली में डिलीवरी 2 दिन बाद होगी। एज अगेंस्ट द स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट देयर इज अ फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होगा, आज ही 3 महीने बाद मैं आपको $1,00,000 बेचने के लिए प्राइस एग्री कर लूंगा। अगर मैंने बेचने का प्राइस एग्री कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ मैंने डॉलर की जगह यूरोस का एग्जांपल दे रखा है, मैंने यूरो फॉरवर्ड बेच दिया और मैंने 3 महीने बाद यूरोस खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो बोला जाएगा मैंने यूरो फॉरवर्ड आपसे बाय कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में 1 यूरो की वैल्यू चल रही है 100 रुपी, मगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है 3 महीने बाद वाला, वहां पर 1 यूरो 105 रुपए में मिल रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में हमें एक्सपेक्टेशन है यूरो स्ट्रांग होगा, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड प्रीमियम। जब फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का रेट आज के रेट के मुकाबले ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड 3 महीने के बाद का फॉरवर्ड रेट 1 यूरो इज इक्वल टू 95 रुपीज है, यानी हमें लग रहा है यूरो डेप्रिशिएट करेगा, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड डिस्काउंट। तो देयर कैन बी फॉरवर्ड प्रीमियम, देयर कैन बी फॉरवर्ड डिस्काउंट। और लास्ट में मैंने बताया इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की अपने आप में काफी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि डॉलर उन दो कंट्रीज के बीच में भी ट्रेड करने में हेल्प करता है जिन दोनों कंट्रीज का डॉलर नेशनल करेंसी नहीं है। यानी इंडिया और सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लिया था मैंने, दोनों की अलग अलग करेंसी है, बट दोनों जो पेट्रोलियम ट्रेड की सेटलमेंट करते हैं सालों से, वो डॉलर में करते आ रहे हैं, इसीलिए डॉलर को व्हीकल करेंसी बोला जाता है।
डॉलर को व्हीकल करेंसी क्यों बनाया गया, इसके लिए मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई थी, वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था। वन लाइन में बोलूं तो डॉलर दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी है, दैट इज वाई इसे व्हीकल करेंसी की तरह अडॉप्ट किया गया। और रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद किस तरह से कंट्री से डी डॉलराइजेशन कर रही है, वो पूरी कहानी मैंने क्लास में बताई थी, मगर मैं रिविजन लेक्चर में वो सारी कहानी रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है जी, चलिए लेट नेक्स्ट हमारा है कि एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे किया जाता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में फॉलो होती है। तो वन लाइन में बोलूँ तो हमारी जो एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होता है। तो मैं अपने एक बार एग्जांपल में डॉलर का रेट पता कर लेता हूँ। अगर मुझे डॉलर का एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज चाहिए तो मुझे डॉलर की डिमांड देखनी है और डॉलर की सप्लाई देखनी है। अब जरा डॉलर या किसी भी फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिनकी वजह से डिमांड बढ़ती है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डिमांड ऑफ एनी फॉरेन करेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉलर, क्योंकि वो व्हीकल करेंसी है, बिकॉज इट अराइजेज बिकॉज ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री। यानी जब भी हमारे देश में जो इंपोर्टर्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं तो वेन एवर दे हैव टू मेक द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट्स, उन्हें डॉलर में पेमेंट करनी है, क्योंकि उन्हें डॉलर खरीदना पड़ेगा। इट रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर डॉलर। अगर हमारे देश में इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। यूनिलेटरल ट्रांसफर लाइक गिफ्ट, ग्रांट एक्सेट्रा। यूनिलेटरल ट्रांसफर आपको पता ही है, वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं जहां पे सामने से कोई कंसिडरेशन नहीं आ रही है। यहां पर हम कौन सी यूनिलेटरल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल के रूप में समझाया था। लेट्स से इंडिया में रहने वाले कोई पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को जो कि बाहर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, कनाडा में पढ़ रहा है, उसको कुछ पैसे भिजवा रहे हैं, तो यहां पर उनको डॉलर खरीदने पड़ेंगे, तो दे रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर डॉलर्स। थर्ड, टू मेक द इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट्स अब्रॉड। ये क्या है यहाँ पर, अगर इंडिया के अंदर मान लो कोई एफडीआई वगैरह आई, वो तो सप्लाई ऑफ डॉलर होएगी, बट कल को जब एफडीआई इन्वेस्टमेंट कर दी किसी कंपनी ने, वो अपने प्रॉफिट्स को रिपैट्रिएट करेगी। रिपैट्रिएट करने का मतलब कल को अपने आप को डिविडेंड पे करेगी, होल्डिंग कंपनी के को डिविडेंड पे करेगी या रॉयल्टी पे करेगी। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज जिससे कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी जो इंडिया में एफडीआई कर रही है, वो अपने पैसे को वापस ले जाएगी। तो जैसे ही डिविडेंड या रॉयल्टी पे करना होगा, फॉरेन एक्सचेंज में पे करना पड़ेगा, सो दैट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर डॉलर्स। पॉइंट नंबर 4, टू परचेज फाइनेंशियल एसेट या स्टॉक एंड बॉन्ड्स अब्रॉड। एग्जाम्पल के रूप में, क्या सिर्फ बाहर की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, इंडिया में एफआईआईज आते हैं? हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड भी तो इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ देश में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है जो यूएस की स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स खरीद रहा है, या इंडिया की कोई कंपनी यूएस की कंपनी को खरीद रही है, एग्जाम्पल टाटा जैगवार को टाटा ने जैगवार को खरीदा था आज से काफी साल पहले यूके के अंदर, तो वो एक तरह से हमने पाउंड्स के अंदर खरीदा, यूरोस के अंदर खरीदा या डॉलर्स में खरीदा, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। टू ओपन अ फॉरेन बैंक अकाउंट, अगर आपको स्विट्जरलैंड में जाकर स्विस बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपको स्विस फ्रैंक्स चाहिए होंगे, तो आपको स्विस फ्रैंक्स खरीदने पड़ेंगे या यूरोस खरीदने पड़ेंगे, वो भी डिमांड रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। टू एक्वायर अ डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ रियल कैपिटल, एग्जांपल मैंने यहां पर लिखवाया था, अगर आपको दुबई में जाकर एक फ्लैट खरीदना है, बुर्ज खलीफा फेसिंग आपको एक फ्लैट खरीदना है, इंडियंस बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दुबई के अंदर, तो आपको वहां पर दुबई की करेंसी खरीदनी पड़ेगी, तो उस वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्रिएट होगी वहां पर उस पर्टिकुलर करेंसी की। और लास्ट में स्पेक्यूलेशन पर्पज या हेजिंग पर्पज। स्पेक्यूलेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, जहां आप कोई चीज इसलिए नहीं खरीदते, कोई एसेट इसलिए नहीं खरीदते कि आपको यूज करना है, आप उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए वहां पर उसे खरीद रहे हो, तो उसे स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। अब यहां पर मैंने आपको बोला था दो तरह की पोजीशन होती हैं, एक होती है लॉन्ग पोजीशन और एक होती है शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन तब होती है जब आप किसी एसेट को बाय करके बैठे हो और कल को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप उसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसका प्राइस बढ़ेगा और आप उसे बेच दोगे। यानी व्हेन यू बाय समथिंग, होल्ड इट एंड देन सेल इट, इट इज कॉल्ड लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में उल्टा होता है, आप पहले सेल कर देते हो बट डिलीवरी देते देते आप बाय करते हो। तो जो इंसान ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी जो उस पर्टिकुलर एसेट का प्राइस बढ़ेगा, व्हेन यू एक्सपेक्ट इंक्रीज इन प्राइस, यानी जब आप बुलिश हो तो आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हो, जब आप बेयरिश हो, आपको लगता है प्राइस गिरेगा, तो आप शॉर्ट पोजीशन में रहते हो, आप महंगे प्राइस पे बेच देते हो ताकि सस्ते रेट पे खरीद के बाद में डिलीवरी कर दोगे। अब ध्यान देना, स्पेकुलेशन वर्ड जो है ना, वो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में भी लिखा है और सप्लाई में भी लिखा है, डिपेंड करता है आप लॉन्ग पोजीशन में हो या शॉर्ट पोजीशन में। अगर आप बुलिश नेचर के हो, आपको लग रहा है डॉलर कल को एप्रिशिएट करेगा, आज की डेट में $1 85 रुपीज का है, आपको लग रहा है वो 90 रुपीज का जाएगा, तो आप डॉलर खरीद के बैठ जाओगे। जैसे आप डॉलर खरीदोगे, लॉन्ग पोजीशन में आओगे, वो रिप्रेजेंट करेगा डॉलर की डिमांड।
ऑन दी अदर हैंड अगर आपको लगता है $1 आज की डेट में 85 रुपीज है बट फ्यूचर में 80 रुपए पे जाएगा, यानी डॉलर डेप्रिशिएट करेगा, तो आप शॉर्ट पोजीशन में आओगे, आज ही डॉलर को सेल करना शुरू कर दोगे ताकि बाद में खरीद के उसकी डिलीवरी दे सको। तो जब आप सेल करना शुरू करोगे इट रिप्रेजेंट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो स्पेक्युलेटिव पर्पस दोनों जगह आ सकता है, डिमांड में भी आ सकता है, सप्लाई में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी लॉन्ग पोजीशन है या शॉर्ट पोजीशन है। तो ये सारी चीजें तो वो हो गई जिनकी वजह से डिमांड ऑफ डॉलर या डिमांड ऑफ एनी फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्लुएंस होती है। नाउ लेट्स कम टू सप्लाई किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है। सबसे पहले वहां पर इंपोर्टर्स की बात करी थी, तो यहां पर एक्सपोर्टर्स की बात करेंगे। जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने जो अपने गुड्स या सर्विसेज दिए उनको बदले में डॉलर मिले। अब वो डॉलर को जब INR में कन्वर्ट करने जाएंगे तो दैट रिप्रेजेंट्स द सप्लाई ऑफ डॉलर, क्योंकि वो बेचने जा रही हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट, अब यहां पर फिर से वही यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट आ गया जैसे ऊपर था। फर्क ये है वहां पर मैंने एग्जांपल दिया था इंडियन पेरेंट्स अपने अब्रॉड रहने वाले बच्चे को पैसे भिजवा रहे हैं। अब उल्टा ले लेते हैं, आपकी सन या डॉटर इंडिया के बाहर रहती है और वो आपको अक्सर पैसे भेजती हैं, तो वो डॉलर में पैसे भेजेंगी, आप उसे INR में कन्वर्ट करोगे, दैट रिप्रेजेंट्स द सप्लाई ऑफ डॉलर। इंडिया में जितने भी NRIs हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री के NRIs उनको पैसे वापस भिजवाते हैं, मतलब NRIs तो इंडियंस हो गए बट एक्सपैट्स बोलते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपैट्स अपनी कंट्री में, होम कंट्री में वापस वो भेजते हैं, वो इंडियंस हैं। वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ दैट। तो हमारे पास जो इतना पैसा आता है, बाहर रहने वाले लोग अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, दे रिप्रेजेंट्स द वैल्यूएबल सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देन इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, टाटा ने यूके में जैगवार के अंदर होल्डिंग रख रखी है, तो जैगवार से डिविडेंड आता होगा, जैगवार से रॉयल्टी आती होगी, तो वो जो टाटा को इंडिया में जैगवार से ब्रिटेन से आ रही है वो पाउंड में आ रही है, तो दैट रिप्रेजेंट्स सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी पाउंड्स की सप्लाई। FDI और FIIs हम डिटेल में नेक्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे, दोनों में फर्क क्या होता है, बट अभी के लिए मान के चलो जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो लेट्स से डॉलर में आती है, उसको आप INR में कन्वर्ट करते हो तो वो डॉलर की सप्लाई हो गई। देन प्लेसमेंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था NRE डिपॉजिट्स होते हैं, सॉरी 9.5 यूनिट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। NRE डिपॉजिट्स होते हैं, NRIs हमारे बैंक्स के साथ उसे डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो पैसा क्योंकि डॉलर के अंदर होता है वो भी हमारी कंट्री के लिए एक तरह का डॉलर का सप्लाई रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में स्पेकुलेशन पर्पस अगर आप शॉर्ट पोजीशन में होते हैं। देन यहाँ पे समझा रखा है नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इस डिस्कशन के अंदर। डिमांड और सप्लाई जैसे किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमिन करती है, वैसे ही किसी भी फॉरेन करेंसी, पाउंड हो डॉलर हो, उसके डिमांड और सप्लाई रिप्रेजेंट करते हैं उसकी आज की डेट में करंट रेट क्या चल रहा है। अब जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया था, अगर सिर्फ डिमांड बढ़ जाए या सिर्फ सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ जाए तो हमारा प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, तो यहां पर भी एक्सचेंज रेट में वैसे ही होगा। दो एग्जांपल दे रखे हैं नेक्स्ट पेज पर, अगर आप देखेंगे, अगर हमारी पहले ये डिमांड थी, ये सप्लाई थी, तो ये हमारा एक्सचेंज रेट था, लेट्स से यहां पर हमारा एक्सचेंज रेट था 80 रुपीज। देयर आर सर्टन फैक्टर्स जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अभी मैंने आपको बताया, अगर ज्यादा इंपोर्ट्स होने लग गए, अगर ज्यादा डिविडेंड पेमेंट्स करने लग गई, फॉरेन कंपनीज इंडिया के बाहर वापस पेमेंट कर रही हैं, स्पेकुलेशन पर्पस के लिए लोग ज्यादा डॉलर खरीदने लग गए, तो डिमांड बढ़ जाएगी डॉलर की। जैसी डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, डॉलर महंगा हो जाएगा, डॉलर एप्रिशिएट हो जाएगा और इंडियन रुपी क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। इसे हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे क्योंकि यहां डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रहा है। उल्टा केस लीजिए अगले पेज पे, अगर डिमांड सेम टू सेम है, हमारी पहले ये सप्लाई है, इस सप्लाई के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा एक्सचेंज रेट यहां पर आ रहा था लेट्स से 85 रुपीज। फॉर वेरियस रीजंस हमारे डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। एग्जांपल, इंडिया में भर भर के FII इन्वेस्टमेंट आई, FDI इन्वेस्टमेंट आई, लोग एक्सपोर्टर्स ने भर भर के एक्सपोर्ट करे, डॉलर की सप्लाई आ रही है, डॉलर की सप्लाई आने से डॉलर का प्राइस गिर जाएगा, यानी $1 85 रुपीज से 80 पे आ जाएगा। डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड एंड इंडियन रुपी हैज एप्रिशिएटेड। सो ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज हाउ द थिंग्स गो। 4 वर्ड दे रखे हैं जिनका मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। दोनों केसेस में क्या हो रहा है, डॉलर के कंटेक्स्ट में बात करें, $1 अगर पहले 85 रुपीज का था तो अब $1 रुपीज 80 का हो जाएगा, तो उस केस में डॉलर डेप्रिशिएट कर गया है। इंडियन रुपी तो एप्रिशिएट कर गया है, मगर डॉलर सस्ता हो गया तो डेप्रिशिएट कर गया है। अब अगर ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रहा है, मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम में, तो इसके लिए वर्ड डेप्रिसिएशन यूज करते हैं। और अगर फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम में RBI ने ये चीज करी है,
आरबीआई ने इसे फिक्स करा है तो उस केस के अंदर इसके लिए वर्ड डीवैल्यूएशन किया जाता है। आज की डेट में हम मैनेज फ्लोट सिस्टम यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन वर्ड इसलिए प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। उल्टा केस लूं, $1 अगर 90 रुपीज का हो गया तो हम ये बोलेंगे डॉलर महंगा हो गया, डॉलर ने अप्रिशिएट कर लिया है अकॉर्डिंगली। अगर यहां पर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ये हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डिमांड बढ़ गई तो उसे एप्रिसिएशन बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम में अगर आरबीआई ने सेट किया है तो उसे रीवैल्यूएशन बोलेंगे। सो दीज आर 4 डिफरेंट वर्ड्स जहां पर आपको इसको समझना है। देन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन? हमने अपनी पूरी डिस्कशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है उससे क्या इंपैक्ट होगा, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, और उसके बाद समझा रखा है अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर जाती है तो उससे क्या फायदा या नुकसान होगा। पहले तो डेप्रिशिएट करने के लिए मतलब समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे। अगर $1 पहले 80 रुपीज का था और अब $1 85 रुपीज का हो गया है तो ध्यान देना डॉलर तो एप्रिशिएट कर गया है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक करेंसी की। हमारी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कर गई क्योंकि पहले $1 के लिए 80 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 के लिए 85 रुपीज देने पड़ रहे हैं। अब प्राइमा फेसाई देखकर लगता है ये हमारे देश के लिए बुरी बात है, बट अगर आप ध्यान से देखें यहां पर कुछ चीजों के लिए अच्छी बात है, कुछ चीजों के लिए बुरी बात है। कैसे, जरा समझते हैं। एक पर्सन इंपोर्टर है, उसको $1 लाख के इंपोर्ट्स करने थे और उसकी पेमेंट करनी थी। पहले वो 80 लाख देता, अब 85 लाख देगा। इसका मतलब जैसे ही हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं, राइट। ऑन दी अदर हैंड एक्सपोर्ट्स की बात करूं, एक बंदा एक्सपोर्टर है, उसने $1 लाख के एक्सपोर्ट करे, पहले उसे 80 लाख रुपए मिलते, अब उसे 85 लाख मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसका फायदा हो गया। बट जैसे उसे 85 लाख मिलेंगे ना तो इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करने के लिए वो अपने प्राइसेस गिरा देगा क्योंकि कंपटीशन बहुत हैवी है ना। तो आमतौर पे याद रखो जैसे ही हमारे देश की करेंसी डेप्रिशिएट करती है एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर एंड इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर। समझ के करोगे तो अच्छी बात है, रट्टा मारोगे तो भूल सकते हो। इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं करेंसी डेप्रिशिएट होने पे, एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या डिसएडवांटेज है क्या एडवांटेज है। सबसे पहले दे रखा है प्रेफरेंस फॉर इंपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। जैसे ही आपके इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट के कॉस्टली होते ही जैसे इंपोर्ट्स महंगे होंगे अगर तो हम डोमेस्टिक गुड्स की तरफ शिफ्ट करना लग जाएंगे। इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। जो देश की कंट्रीज हैं, जो बेसिकली जीडीपी देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उसको बूस्ट मिलेगा बिकॉज वी आर रिप्लेसिंग द इंपोर्ट्स विच आर कॉस्टली विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एंड सेकेंडली हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, उससे भी हमें बूस्ट मिलेगा, हमारा आउटपुट बढ़ेगा। ऑन दी अदर हैंड उल्टा केस लें, अगर करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, करेंसी अप्रिशिएट करने पे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे हमारे, और एक्सपोर्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स कॉस्टली क्यों हो जाएंगे, जरा सोच के देखो। अगर 80 की जगह 75 रुपीज हो जाए तो मुझे तो 75 लाख मिलेंगे सिर्फ, भाई मेरे को भी तो अपना घर चलाना है। तो मैं 80 लाख की जगह अगर 75 लाख रुपए लूंगा तो मैं अपना एक्सपोर्ट का प्राइस बढ़ा दूंगा। I will increase the price so that I again get 80 लाख रुपीज, बट वो ज्यादा प्राइस इंटू 75 करके मिलेगा। तो एक्सपोर्ट्स बिकम कॉस्टली इस केस में एप्रिसिएट करने पे, और इंपोर्ट्स बिकम चीपर। इस केस में क्या होगा, जैसे ही एक्सपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे हमारे देश में एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर जाएगी, और इंपोर्ट सस्ते हो गए तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इस वजह से यहां पर हमारा जो डिस्कशन करें तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को नुकसान होगा, जबकि इंपोर्ट्स बढ़ते चले जाएंगे। हमारे जो देश के बाहर पैसा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहां पर समझाया एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड इंपैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फिर से वापस डेप्रिसिएशन पर आते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन होएगी हमारे एक्सपोर्ट चीप हो जाएंगे, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, राइट। ऑन दी अदर हैंड इंपोर्ट्स क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे, और डोमेस्टिक गुड्स ज्यादा खरीदेंगे। तो दोनों तरह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और हमारा डोमेस्टिक आउटपुट यानी देश की जीडीपी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड फॉर द गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया भी बढ़ रही है और एक्सपोर्ट्स भी सस्ते हो गए, इंटरनेशनल डिमांड भी बढ़ेगी। इंपैक्ट ऑन इनकम ऑफ एनी कंट्री। यहां पर मैंने आपको बोला था इनकम ऑब्वियसली एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एग्रीगेट डिमांड में 4 चीजें होती हैं, C प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। एनएक्स क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। आइडली अगर आपके देश में करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, एक्सपोर्ट सस्ते हो गए तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, इंपोर्ट्स महंगे हो गए तो इंपोर्ट्स कम हो गए। जरा ध्यान से देखो, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं इंपोर्ट कम हो रहे हैं, तो क्या आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है? यस, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ रहा है, देश की जीडीपी, देश की जो इनकम है वो बढ़ेगी। यानी आमतौर पर करेंसी डेप्रिशिएट होने से शॉर्ट रन के अंदर देश को फायदा होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। ये तो तब है जब आप आसानी से इंपोर्ट्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हो।
बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। बेस्ट एग्जांपल इसका मैंने आपको दिया था, ऑयल हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। उस केस में अब हम इसको अवॉइड तो कर नहीं सकते, इंपोर्ट्स को कम तो कर नहीं सकते। अब जब ये इंपोर्ट करेंगे तो महंगे रेट पे करेंगे, महंगे रेट पर करें। और दूसरी चीज, आप हमेशा कहोगे हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। कई बार ना बाहर मार्केट में लोगों को क्वालिटी चाहिए, अगर आपके एक्सपोर्टेड गुड्स की उस सेक्टर में क्वालिटी नहीं है, वो सस्ते भी हो जाएंगे तब भी फायदा नहीं होगा। तो अगर आपके एक्सपोर्ट्स की क्वालिटी बेकार है और आपके इंपोर्ट्स अनअवॉइडेबल हैं, तो आप पर उल्टा असर पड़ेगा। आपकी इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट की वैल्यू उल्टा कम हो जाएगी। उस केस में एनएक्स कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होएगी और बेसिकली इनकम क्या हो जाएगी आपके देश की, कम हो जाएगी। सो प्लीज टेक केयर, दोनों तरफ जा सकते हैं। दोनों तरफ कैसे जा सकते हैं? अगर तुम्हारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिप्लेसेबल हैं, इलास्टिक हैं, तब तो इंपोर्ट कम हो जाएंगे, इंपोर्ट महंगे हो गए क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हो गए तो बढ़ जाएंगे, तब तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, एग्रीगेट डिमांड के लिए अच्छा है। बट अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं किए जा सकते और एक्सपोर्ट्स की क्वालिटी बहुत बेकार है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इंपोर्ट्स करने ही पड़ेंगे, बट उल्टा महंगे रेट पे करने पड़ेंगे, 85 रुपीज के हिसाब से करने पड़ेंगे, पहले 80 रुपीज के हिसाब से करते थे। तो उस केस में हमारी इनकम रिड्यूस हो जाएगी। दोनों तरह से हमारा यहां पर समझा रखा है। नेक्स्ट, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। जिस देश की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उसके मजे हैं। जैसे इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर, इन्फोसिस, टीसीएस, ये एक्सपोर्ट से अर्निंग कमाती हैं। तो जैसी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, 80 की जगह 85 रुपीज हो जाता है $1 का, इनको फायदा मिलता है। और अगर करंट एक कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट्स मेजर कंपोनेंट करते हैं, जैसे बांग्लादेश की इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स काफी मेजर रोल प्ले करते हैं उस कंट्री की डेवलपमेंट में, तो ऐसी कंट्रीज को फायदा होता है। इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ेगी डेप्रिशिएट होने से। कैसे? दो चीजों की वजह से। एक तो इंपोर्टेड गुड्स, जिन सेक्टर के अंदर थे लोग इंपोर्टेड गुड्स ले रहे थे, वो महंगे हो गए। और दूसरी चीज, सर अभी तो आपने बोला इंपोर्टेड गुड्स महंगे होंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री आ जाएगी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी दिक्कत पता क्या होती है, वो प्रोडक्शन तो इंडिया में कर रहे होते हैं, बट अपनी प्रोडक्शन में ना वो इंपोर्टेड कंपोनेंट्स लगा रहे होते हैं, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स लगा रहे होते हैं, तो ये भी तो महंगे हो गए। अब मुझे बताओ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगर प्रोडक्शन कर भी रही है, इंपोर्टेड कंपोनेंट महंगे होंगे, तो उस वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इस तरह की इन्फ्लेशन को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि आपके कंपोनेंट महंगे हो रहे हैं तो मजबूरी में आपको ज्यादा महंगा ही बेचना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, करेंसी के डेप्रिशिएट होने पे हमेशा मार्केट में इन्फ्लेशन होती है। अच्छा, इन्फ्लेशन ये तो हो गई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अभी मैंने आपको बोला एग्रीगेट डिमांड, अगर हमारे एग्रीगेट डिमांड में एनएक्स एक कंपोनेंट है, जैसे ही आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और आपके इंपोर्ट कम होंगे, आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट की डिमांड बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई उधर नहीं बढ़ रही, तो हमने वो ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा चली जाए और एग्रीगेट सप्लाई पीछे रह जाए तो इन्फ्लेशन होती है, उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो दोनों तरह की इन्फ्लेशन होएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी होएगी और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन भी होएगी, क्योंकि आपके कंपोनेंट्स जो इंपोर्टेड है वो महंगे हो जाएंगे। फिर इंपैक्ट ऑन कंट्रीज फिस्कल हेल्थ। फिस्कल हेल्थ मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह। अगर एक कंट्री ऐसी है जिसको कुछ चीजों की इंपोर्ट्स की पेमेंट करनी ही करनी है, तो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं मगर करने पड़ेंगे, तो उस केस के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट और खराब हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स को फायदा मिल रहा है, उसके एक्सपोर्ट्स अच्छी क्वालिटी के हैं, बस इसलिए नहीं बिक पा रहे थे क्योंकि महंगे थे, अब जैसे एक्सपोर्ट सस्ते होंगे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, उस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या असर पड़ेगा? अगेन इट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। ऐसी कंपनीज जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज लोन ले रखे हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ले रखी हैं, उनको इंटरेस्ट की जो पेमेंट करनी है, प्रिंसिपल की जो रीपेमेंट करनी है, वो डॉलर की करनी है। मुझे हर महीने $1,00,000 का इंटरेस्ट पे करना होता है। पहले मैं 80 लाख रुपए करता था, अब 85 के हिसाब से 85 लाख करता हूं। तो इससे जो कंपनीज ने फॉरेन कंट्री से लोन ले रखे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आगे उनके लिए इन्वेस्टमेंट लेनी भी मुश्किल हो जाएगी। इन्वेस्टर आमतौर पर ऐसी कंपनी से दूर रहेंगे। कंट्रीज जिनकी मैसिव डेट है, इंडिया की डेट तो फिर भी 100% ऑफ जीडीपी से काफी कम है, लगभग 70-80% के आसपास, जहां तक मुझे पता है 80% ऑफ जीडीपी हमारी डेट है। बट देयर आर कंट्रीज जिनकी जीडीपी का 200%, 250% उन्होंने डेट ले रखी है। डेट ज्यादा है तो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा होगी। अब जैसे ही उनकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाता है एंड अकॉर्डिंगली वो कंट्रीज की गवर्नमेंट की सारी रेवेन्यू तो इंटरेस्ट पेमेंट में चली जाती है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान का दिया था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाए तो टैक्स रेवेन्यू सारा का सारा तो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास देश पे लोगों पे पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट वहां ज्यादा है। रीजन क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी काफी डेप्रिशिएट हो गई है विज़ द डॉलर। इंडिया की हालत 1991 में लगभग ऐसी हुआ करती थी। फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग, अगर एक बिजनेसमैन है जो अपना बजट बनाना चाहता है,
करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से उसकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स और उसकी इंपोर्ट पेमेंट कभी भी कम हो जाती हैं या ज्यादा हो जाती हैं। इस वजह से जब करेंसी हमारी डेप्रिशिएट कर रही है उसके सारे फॉरकास्ट वेस्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है उसने सोच रखा हो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, बट इंपोर्ट्स की पेमेंट ज्यादा करनी पड़ गई, जिस वजह से उसमें उसको लॉस आ गया। इंपैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्लोज, यहां पे मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाया था। अगर मैं एक कंपनी हूं, मैं इंडिया में $10 लाख डाल रहा हूं, मैंने 80 रुपीज के हिसाब से डाले और थोड़े दिन बाद करेंसी 85 हो गई। पहली बात तो मुझे दुख होगा कि मैंने पहले 1 लाख कर देता हूं, मैंने 80 लाख की इन्वेस्टमेंट मिली मुझे, जबकि थोड़े दिनों बाद मैं करता तो मुझे कैपिटल कितनी मिलती उस एंटिटी के अंदर, 85 लाख की। तो पहले तो एक ये नुकसान होगा। दूसरा, जब अब मैं प्रॉफिट्स वापस अपने देश में लेके जाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड तो इंडियन कंपनी तो प्रॉफिट कमा रही है। लेट्स से कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब ये 1 करोड़ का डिविडेंड पहले मेरे पास जाता तो वो 1 करोड़ डिवाइड बाय 80 होता, तभी डॉलर में कन्वर्ट होता। अब 1 करोड़ रुपीस डिवाइड बाय 85 होगा, तो उस कंपनी के लिए जो एफडीआई कर रही है उसको जो रिटर्न आने वाला था वो रिटर्न कम हो गया, क्योंकि पहले जो भी रिटर्न आईएनआर में आना था वो डिवाइड बाय 80 करता उसको। अब जो उसको रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट वो डिवाइड बाय 85 करेगा उसको। दैट इज द प्रॉब्लम। करेंसी डेप्रिशिएट करे तो उस देश के अंदर एफडीआई आनी थोड़ी कम हो जाती है। फिर करेंसी एप्रिशिएट करे तो क्या होगा, जैसे कि $1 पहले लेट से 80 रुपीस का था, अब $1 75 रुपीस का हो गया है। डॉलर तो डेप्रिशिएट करा, बट हम यहां पर डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडियन रुपी की बात कर रहे हैं। इंडियन रुपी एप्रिशिएट करा। सबसे पहली बात, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने आपको बोला जैसे ये केस होगा हमारे एक्सपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे और हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो चीप हो जाएंगे। जैसे ही इंपोर्ट्स चीप हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे आइडली, और एक्सपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट्स कम होंगे। तो बताओ एनएक्स पे क्या असर पड़ेगा? एनएक्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट गिर रहे हैं इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, यानी एनएक्स गिरने लग जाएगा। एनएक्स गिरेगा तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। राइट, समझ में आ गया? फिर डिफरेंस इंपैक्ट इन बिजनेस साइकिल। अब डिपेंडिंग ऑन बिजनेस साइकिल आप में इंपैक्ट अलग हो सकता है। अभी मैंने आपको बोला कि एनएक्स गिरेगा तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर चल रहा था, बूम में चल रहे थे, तो मैं ये कहूंगा कि इकोनॉमी पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समय तो हम वैसे भी एग्रीगेट डिमांड को कम करना चाहते थे। तो वहां तो अच्छी बात है, हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अगर फेसिंग बूम हो रहा है तो वहां तो हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम कर देंगे। नॉट बैड फॉर द इकोनॉमी। बट अगर हमारी इकोनॉमी भगवान ना करे उस समय रिसेशन में थी, पहली एग्रीगेट डिमांड कम थी, ऊपर से तुम्हारी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट हो गई, जिस चक्कर में एग्रीगेट डिमांड और कम हो गई, तो आप और ज्यादा नेगेटिव स्पाइरल में चले जाओगे और ज्यादा आप डिप्रेशन की तरफ जाओगे। इन्फ्लेशन यहां पर लोअर होएगी, बहुत बड़ा सिंपल रीजन है, इंपोर्ट्स हमारे सस्ते हो गए तो लोग डोमेस्टिक गुड्स को रिप्लेस करके इंपोर्ट्स ले लेंगे, इंपोर्ट सस्ता ऑप्शन मिल जाएगा। सिमिलरली इंपोर्टेड कंपोनेंट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का प्राइस कम हो जाएगा, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी कम कॉस्ट में बना पाएगी, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड कम होने पे आपको पता ही है इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो जाएगा, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कम होएगी, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन भी कम होएगी। फिर एक्सपोर्ट्स, अभी मैंने बताया आपको एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे इसका मतलब बस अपना बिजनेस बंद करके बैठ जाओ? नहीं, अब जो हमारे देश के एक्सपोर्टर्स हैं उन पे प्रेशर आएगा कि भाई तुम प्राइस में तो खेल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए हैं मार्केट में, अब तुम्हें इनोवेशन करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो उस केस में क्या होता है, कई बार जब एक देश की करेंसी अप्रिशिएट कर रही होती है, एक्सपोर्टर्स मजबूरी में अपने गुड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं ताकि उनका प्राइस ज्यादा भी हो तो भी वो मार्केट में बेच सकें। तो ये भी एक तरह का फायदा आ जाता है। इंपैक्ट ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट, मैंने आपको बोला डिपेंड करता है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है। अगर आपके इंपोर्ट्स इनइलास्टिक हैं, अभी मैंने आपको बोला आपके इंपोर्ट चीप होंगे तो मैंने बोला कि इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, बट आपके इंपोर्ट्स इनइलास्टिक हैं, एक हद से ज्यादा आपको इंपोर्ट करना ही नहीं है। तो उस केस के अंदर अगर आपके इंपोर्ट्स क्वांटिटी में नहीं बढ़ रहे, इनइलास्टिक हैं, तो भाई प्राइस गिरने पे तो इंपोर्ट्स गिर जाएंगे ना, समझ रहे हो? अगर इनइलास्टिक है तो, अगर क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उधर से प्राइस कम हो गया क्योंकि करेंसी अप्रिशिएट हो गई तो इंपोर्ट्स गिर जाएंगे, तो यहां पर उल्टा करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव हो जाएगा, समझ रहे हो? ऑन दी अदर हैंड अगर तुम्हारे एक्सपोर्ट्स की हाई इलास्टिसिटी है, एक्सपोर्ट्स की हाई इलास्टिसिटी है, तो मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट हमारे कॉस्टली हुए, जैसे ही एक्सपोर्ट कॉस्टली हुए हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स हाईली इलास्टिक हैं, लोग तुम्हारे देश का प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे थे नॉट बिकॉज ऑफ क्वालिटी, बिकॉज तुम सस्ते थे। अब जैसे तुम महंगे हुए, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी धड़ाम गिरेगी नीचे, और जैसी नीचे गिरेगी एनएक्स गिरेगा, मतलब एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, और एक्सपोर्ट्स गिरेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बुरा हो जाएगा।
एक करंट अकाउंट डेफिसिट का आपको मतलब पता है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, वो और बेकार हो जाएगा। तो अगेन करंट अकाउंट डेफिसिट में किसी भी तरह का इंपैक्ट हो सकता है। और लास्ट में डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। एक तरफ आपका एक्सपोर्ट क्या कहते हैं महंगा हो गया, एक तरह से आपकी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई। बट अगर आपके देश के अंदर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, सी बहुत अच्छा है, आई बहुत अच्छा है, जी बहुत अच्छा है, एनएक्स गिर रहा है, गिरने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अगर उस जिस समय हमारे देश में ऑलरेडी बाकी तीन कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड के स्ट्रांग है, अगर करेंसी अप्रिशिएट हो भी गई, उस वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो भी गया, इंपोर्ट बढ़ भी गया, तो कंट्री वोंट माइंड। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है। दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सचेंज रेट चैप्टर। नेक्स्ट यूनिट और आखिरी यूनिट जो हमारा चैप्टर नंबर 9 का, दैट इज इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। और इसके अंदर सबसे पहले हमने फॉरेन कैपिटल की डिस्कशन कर रखी है, और देन फॉरेन कैपिटल का वन ऑफ द टाइप्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर एफडीआई आता है और एफआईआई आता है। फिर उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में डिस्कशन दे रखी है। सबसे पहले फॉरेन कैपिटल के अंदर क्या बता रखा है, हमने बोला फॉरेन कैपिटल इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है? पहली चीज है फॉरेन एड एंड असिस्टेंस। एड एंड असिस्टेंस और लोन में फर्क ये होता है कि एड एंड असिस्टेंस आपको वापस रिटर्न नहीं करनी। इट इज लाइक कोई और एंटिटी या कोई और गवर्नमेंट इंडिया की हेल्प कर रही है, इसीलिए हमें वो पैसे वापस नहीं देने। कौन कौन सी तरह की एड्स होते हैं? सबसे पहली एड होती है बायलेटरल एड। यहाँ पर बायलेटरल या फिर गवर्नमेंट एड का मतलब, जब भी कोई डिजास्टर होगा, कोई भी अर्थक्वेक, फ्लड लाइक सिचुएशन होती है, कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प कर रही होती हैं, तो जब वहां पर एक कंट्री दूसरे की हेल्प के रूप में एड दे रही है, वो बायलैटरल एड के अंदर आएगा। ऑब्वियसली एड को वापस देने की जरूरत नहीं है। देन एड होती है मल्टीलैटरल एड। आपको पता है हमारे दुनिया के अंदर बहुत सारी एजेंसीज बनी है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ बना हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बना हुआ है। इन ऑर्गेनाइजेशंस में ना सारी कंट्रीज मिल के रिसोर्सेज को पुल इन करते हैं, और फिर किसी भी कंट्री को जरूरत है बुरे समय में, तो उन रिसोर्सेज में से उस कंट्री को एड दे दी जाती है। इसका एग्जांपल मैंने क्लास में आपको दिया था। कोविड के दौरान हमारी कंट्री ने और बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज ने, हमने तो अपनी खुद की वैक्सीन अफोर्ड कर ली, बट अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर उनके पास खुद का वैक्सीन अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। तो उस समय वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने एक पुल इन किया, हर कंट्री ने वहां पे वैक्सीन डोनेट करी, इंडिया ने भी डोनेट करी, और फिर उन वैक्सीन को उन कंट्री में भेजा गया जो अपनी खुद की वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। पॉइंट नंबर 3 होता है टाइड एड। टाइड एड में क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को एड देती है, बट विद कंडीशंस। यहाँ पे मैंने यूएस का एग्जांपल दिया था कि यूएस ने काफी सालों तक पाकिस्तान को एड दी, विद द कंडीशन दैट पाकिस्तान यूएस के जो ऑपरेशन अफगानिस्तान में चल रहे होंगे उसे हेल्प करेगी। तो आमतौर पे यूएस जैसी कंट्रीज इस तरह की एड देती हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए। पॉइंट नंबर डी होता है फॉरेन एड, जो आपको मतलब एक कंट्री की एनजीओज को मिल रही है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था स्वच्छ भारत मिशन के अंदर इंडिया में बहुत सारी एनजीओज लगी हुई हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन हो गई या और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने एड देती हैं। अगेन ये वापस नहीं करने होते, कि उस स्पेसिफिक पर्पस में खर्च करने होते हैं। तो ये हो गई अलग अलग तरह के एड्स जो फॉरेन कैपिटल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बोरोविंग्स। बोरोविंग्स नाम से पता लग रहा है ये एड नहीं है, यहाँ पे हमने पैसे को वापस लौटाना है। अब एक कंट्री के अंदर फॉरेन बोरोविंग्स किस किस तरह से आ सकती है? सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट जब किसी और गवर्नमेंट से बोरोविंग करती है, अब ये बहुत ही रेयर केस होता है, आमतौर पे कंट्रीज किसी दूसरी गवर्नमेंट से बोरोविंग लेना अवॉइड करती हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको बोला था जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होती हैं, यूएस की गवर्नमेंट भी इशू करती है, हमारी गवर्नमेंट भी इशू करती है, तो हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज कोई और देश की सरकार खरीद सकती है। तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू एक तरह से बायलेटरल लोन मिल गया इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि किसी और देश की गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद लिया। सेकंड पॉइंट होता है लोन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। 1991 के समय इंडिया को आईएमएफ से लोन मिला था अलॉन्ग विद मेनी कंडीशंस। जब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोन देती है तो काफी सारी कंडीशंस भी आप पर अप्लाई करती हैं। पॉइंट नंबर सी में आता है सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन में मैंने बुलेट ट्रेन का एग्जांपल लिया था। कोई भी लोन जो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मिलता है उसे सॉफ्ट लोन बोला जाता है। इंडिया में जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके लिए जो लोन मिला है अप्रोक्सीमेटली 70-80 हजार करोड़ का लोन है, वो जापान ने दिया है, जापान की गवर्नमेंट ने दिया है कंसेशनल रेट पे, और वो लोन किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता, उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट लोन। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग क्या होती है? जब इंडिया की कंपनीज अपने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज इंडिया के बाहर इशू करती हैं, तो बाहर से जब वो लोन रेज करती हैं, उसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग बोला जाता है। और लास्ट पॉइंट आता है ट्रेड क्रेडिट। अगर कोई कंट्री हमसे सामान खरीद रही है और उन्हें हमें पेमेंट करनी है, अगर हम उन्हें 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का टाइम दे देते हैं, उसे ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन खराब होने के बावजूद
इंडिया ने मालदीव्स को ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी दी थी, इसका मतलब इंडिया से जो गुड्स मालदीव्स जा रहे थे, मालदीव्स उसकी पेमेंट थोड़ा डिले कर सकती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी, ये भी एक तरह का लोन होता है। देन नेक्स्ट कम्स डिपॉजिट्स। इंडिया के अंदर मैंने आपको बोला था हमारे जो एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो अपने पैसे को इंडियन बैंक्स में पार्क कर सकते हैं, और इसके लिए फेमा में आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में जाकर, एक स्पेशल तरह का अकाउंट होता है एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अब ये जो एनआरई अकाउंट है बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एचडीएफसी, इंडियन बैंक से खोलते हैं, बट इनमें जो पैसे होते हैं वो एनआरआईज के फॉरेन करेंसी के अंदर पड़े होते हैं। वो पैसा आता भी रहता है, पेमेंट्स के लिए यूज भी होता रहता है, बट ये भी एक तरह की फॉरेन कैपिटल है जो आ जा रही है, मगर ये लोन के रूप में नहीं आ रही, ये डिपॉजिट्स के रूप में आ रही है। और आखिरी पॉइंट हमारे आती है इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेनर्स हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है, एक होती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होती है एफपीआई या एफआईआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या सेबी उसे बोलता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। पहले डिस्कस करते हैं एफडीआई और एफपीआई में फर्क क्या है। एफडीआई के अंदर बाहर की एक एंटिटी इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रही है, और वो एक इंडियन एंटिटी में कंट्रोलिंग स्टेक ले रही है। कंट्रोलिंग स्टेक मतलब 2, 4, 5% अगर आपने स्टेक ले लिया ना, उससे आप उस कंट्री की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं ले सकते। बट अगर आपने उस एंटिटी के अंदर बहुत अच्छा एक स्टेक ले लिया है, मैं भी आपको बताऊंगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, बट अगर आपने उसके अंदर 20, 25, 30, 35% स्टेक ले लिया है, तो आप सिर्फ उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आए, आप एक्चुअली वो बिजनेस रन करेंगे। आप एक्चुअली उस पैसे को नई फैक्ट्री, नई मशीन के लिए, नए रियल कैपिटल और रियल एसेट्स को खरीदने में यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एफडीआई। ऑन दी अदर हैंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो जब इंडिया की किसी एंटिटी में, उसके शेयर में, उसके बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव रियल एसेट्स क्रिएट करना नहीं होता। वो तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी के, इनफैक्ट शेयर मार्केट में से, कैपिटल मार्केट में से उसके शेयर्स खरीदते हैं। यानी कंपनी के पास हो सकता है कोई रियल कैपिटल कोई नई कैपिटल आई नहीं है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही उन्होंने एफआईआईज ने वो शेयर्स खरीद लिए। जैसे ही उस शेयर्स के अंदर थोड़ा सा भी अपवर्ड मूवमेंट आता है, कैपिटल गेन आ रहा होता है, वो उसे बेच के गेन कमा लेते हैं। यानी एफपीआई स्पेक्युलेटिव इन नेचर होती है, वहां पर मेन ऑब्जेक्टिव शेयर प्राइस मूवमेंट से या डिविडेंड से रिटर्न कमाना होता है। वहां पर एफपीआई उस कंपनी को चलाना नहीं चाहता, उसे मैनेज करना नहीं चाहता, उसके बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट्स में इंटरेस्टेड है। जबकि एफडीआई में आप ना सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो, बल्कि उस एंटिटी को रन भी करना चाहते हो, उसमें कंट्रोलिंग स्टेक ले रहे हो, और आपका पैसा सच में उस कंपनी को नए एसेट्स को खरीदने में हेल्प कर रहा है। अब सर ये तो समझ में आ गया, कंट्रोलिंग स्टेक है तो एफडीआई, कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है तो एफपीआई, बट क्राइटेरिया क्या है? इंटरनेशनली आईएमएफ के हिसाब से अगर आप बाहर की कोई कंपनी इंडिया की किसी कंपनी का 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर एक्वायर कर लेती है, तो उसे एफडीआई की तरह कैटेगराइज किया जाता है। इंडिया भी इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो अगर आज यूएस की कोई कंपनी मेरे में आकर 12% होल्डिंग भी रख ले, 11% होल्डिंग में रख ले, मैं उसे एफडीआई की तरह कैटेगराइज करूंगा। और उल्टा बोलूं तो अगर 10% से कम कंट्रोलिंग स्टेक वो मेरे अंदर वोटिंग पावर रखता है, तो उसे एफडीआई नहीं एफपीआई के अंदर ही कैटेगराइज किया जाएगा। तो एफडीआई के अंदर ओनरशिप के साथ साथ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी आ जाता है। फिर स्कोप, पहले मैं एफडीआई के अलग अलग तरीके बताने से पहले एक बार एफपीआई से कंपैरिजन करा देता हूं। ये एफडीआई दे रखा है, एफडीआई के अंदर ये रियल इन्वेस्टमेंट लाता है, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्री, लैंड, इन्वेंटरी, इन सब में इन्वेस्टमेंट की जाती है। सेकेंडली, यहां पर इन्वेस्टर ना सिर्फ इक्विटी डाल रहा है, बल्कि उसमें कंट्रोल भी रख रहा है, क्योंकि 10% से ज्यादा होल्डिंग जब आपकी किसी कंपनी में आ जाती है, तो उसकी इंटरनल मैनेजमेंट में, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी आपका इन्फ्लुएंस आ जाता है। और आखिरी चीज, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर का रहता है। ऐसा नहीं कि जो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया उसको अपने हिसाब से काम करने दोगे, टाइम एंड अगेन उसके अंदर कहीं ना कहीं आप इंटरफेयर करोगे। इसका एग्जांपल मैंने लिया था, भारत पे का एग्जांपल हो गया, इसका बायजूस का एग्जांपल हो गया। अगर उन्होंने उस स्टार्टअप के अंदर पैसा डाला है, तो जैसे उनको लगा कि फाउंडर हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे, उन्होंने फाउंडर को ही उठाकर फेंकने की कोशिश करी। भारत में तो निकाल ही दिया अश्नीर ग्रोवर को। बायजूस के अंदर रविचंद्र बायजू अभी भी एक केस लड़ रहा है। तो अल्टीमेटली वो जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसे डाले हैं, दे आल्सो हैव अ इन्फ्लुएंस, दे आल्सो हैव अ से इन द मैनेजमेंट। एफपीआई की बात करें, यहां पर सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल आती है। फाइनेंशियल कैपिटल मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, मगर यहां पर किसी प्रकार की कोई रियल कैपिटल नहीं आ रही, क्योंकि मैं जिस एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं उसने ऑलरेडी कुछ फैक्ट्री वगैरह खरीद रखे हैं।
मैं उसके शेयर्स को टिपिकली सेकेंडरी मार्केट से, कैपिटल मार्केट से खरीदता हूं, और अगर मैं उसके आईपीओ में भी इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव वहां पर फैक्ट्री क्रिएट करना नहीं होता, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्पेक्यूलेटिव इन नेचर होता है। ठीक है जी। फॉर एफपीआईज इज नॉट कंसर्न विद आइदर द मैन्युफैक्चर और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये सिर्फ लाइक्लीहुड ऑफ एप्रिसिएशन इन वैल्यू पे डिपेंडेंट है, और इनको एक ही चीज से लेना देना है, वो है रिटर्न जनरेटेड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर एंटिटी में 10% से कम स्टेक लेंगे तो वो एफपीआई में कैटेगराइज होगा, और एफपीआई जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो टिपिकली स्पेक्यूलेटिव इन नेचर होती हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पूरी टेबल दे रखी है जहाँ पर एफडीआई और एफपीआई को डिफरेंशिएट कर रखा है। ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, एक दो पॉइंट हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा समझा देता हूँ। स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव तो समझ में आ गया। स्पेकुलेटिव होता है जब आप किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है, आप उस एक्टिविटी को करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उस बिजनेस की एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड नहीं हो। उसके बाद एफडीआई अगर आपने एक बार डाल दिया, पैसा विड्रॉ करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आगे हम देखेंगे इंडिया के अंदर दो तरह की एफडीआईज अलाउड है, एक है रीपैट्रिएबल बेसिस पे, एक है नॉन रीपैट्रिएशन बेसिस पर। रीपैट्रिएशन का मतलब होता है क्या जो एफडीआई से प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो डिविडेंड के रूप में, रॉयल्टी के रूप में आप वापस अपनी कंट्री में ले जा सकते हैं या नहीं। अगर नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे वो एफडीआई हुई है तो उस केस के अंदर कुछ समय तक वो प्रॉफिट वापस अपनी कंट्री में ले जाना अलाउड नहीं होता है। इसलिए एफडीआई का पैसा आप अगर कहो कि मैं एक कंट्री में पैसा लगाऊंगा और इमीडिएटली वहां से रिटर्न आ जाएगा, नहीं, आपको उस होस्ट कंट्री के अंदर कुछ समय तक पैसा डाले रखना पड़ेगा, तब तक आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जबकि एफपीआई की बात करें, जब मर्जी शेयर बेचो, अपने प्रॉफिट की बुकिंग करो, इसलिए एफपीआईज अलग अलग कंट्रीज में पैसा डालते हैं, जैसी किसी कंट्री के अंदर उनको इंस्टेबिलिटी दिखती है वो सारा पैसा वहां पे विड्रॉ कर लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। देन एफडीआई क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो वो अपने देश से नई टेक्नोलॉजी भी लाएगा, इनोवेशन भी होएगी उसके अंदर। जबकि एफपीआई कोई बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो एफपीआई के आने से कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह होस्ट कंट्री के अंदर नहीं होती है। एफडीआई की बात करें तो क्योंकि यहां पर आकर नई फैक्ट्रीज क्रिएट होंगी, नए एसेट्स खरीदे जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट से बढ़ेगा तो ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, तो एफडीआई का डायरेक्ट इंपैक्ट उस कंट्री के अंदर जॉब क्रिएशन के ऊपर होता है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर होता है। जबकि एफपीआई की बात करें, यहां से कोई रियल एसेट्स तो आ नहीं रहे हैं, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके हम प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंपनी ने कोई नई रियल कैपिटल नहीं ली एफपीआई की वजह से, अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई जॉब्स क्रिएशन का स्कोप नहीं है। यहाँ पर इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट है, यहाँ पर इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर अप कर लिया। चलिए एफपीआई की डिस्कशन अब हो गई। अब हमारे इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें डिस्कशन करनी है एफडीआई से रिलेटेड। अब एफडीआई के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट अगर आप देखोगे, एफडीआई में सिर्फ वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं आती जो एक बार एक कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने इंडिया में कर दी, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जितनी भी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी एफडीआई की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया था अमेजॉन का। अमेजॉन ने ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में सारा पैसा डाल दिया है, हर साल हर कुछ समय बाद अमेजॉन नया पैसा पंप इन करता है अपनी अमेजॉन इंडिया के अंदर, तो वो सारी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस भी एफडीआई की कैटेगरी में आएंगी। सेकंड पॉइंट, एफडीआई के अंदर इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं। इन्वेस्टर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं, बाहर के भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे इंडिया के अंदर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, पेंशन फंड है, सिमिलरली बाहर की कंट्री के भी पेंशन फंड्स हैं, वो भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आखिरी चीज, कई बार गवर्नमेंट की भी कुछ एजेंसीज होती हैं जो एफडीआई करती हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सऊदी अरेबिया, आबू धाबी, ये सारी कंट्रीज का ना, क्योंकि ये मोनार्कीज हैं, इनका खुद के राजा का एक फंड है, सऊदी अरेबिया फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड। इनको पता है कि धीरे धीरे हमारी ऑयल पे डिपेंडेंस हमें कम करनी है, तो अभी ये फंड जो अभी फिलहाल ऑयल की अच्छी खासी इनकम आ रही है, उससे दुनिया में अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि जब इनका ऑयल खत्म हो जाए तो उन कंपनीज से, जो अलग अलग दुनिया में उन्होंने कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी है, उनसे आने वाले प्रॉफिट से, उन बिजनेसेस से आने वाले रॉयल्टी और डिविडेंड से इनका देश चल सके। तो गवर्नमेंट भी कई बार किसी देश के अंदर कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, बेस्ट एग्जांपल सऊदी अरेबिया और आबू धाबी। ठीक है जी। एफडीआई के अंदर 3 कंपोनेंट्स होती हैं। सबसे पहली बात, इनिशियली जो कैपिटल आई वो तो होती है एफडीआई, फिर आपने जो प्रॉफिट रिपैट्रिएट नहीं करे, अपनी कंट्री में वापस नहीं ले गए, बल्कि होस्ट कंट्री के अंदर आपने री इन्वेस्ट कर दिए, तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी एक तरह की एफडीआई मानी जाती है। फॉर एग्जांपल अमेजॉन ने इंडिया के अंदर 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, बट वो वापस नहीं लेके गया, उसने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी एक तरह की एफडीआई है। और आखिरी चीज, जो एक बार आपने सब्सिडरी बना दी, अगर अमेजॉन यूएस अमेजॉन इंडिया को कोई लोन देता है ना, तो लोन को भी एफडीआई की कैटेगरी में डाला जाता है। आमतौर पे हम समझते हैं एफडीआई इक्विटी होएगी, सिर्फ नहीं, इक्विटी के अलावा रिटेन अर्निंग्स भी है। और अगर कोई होल्डिंग कंपनी इंडिया के बाहर की अपनी इंडियन सब्सिडरी में बार बार लोन डाल रही है,
तो वो भी कहीं ना कहीं एफडीआई की कैटेगरी में आएगी। ठीक है जी। एफडीआई किस किस फॉर्म में हो सकता है? सबसे पहले एफडीआई नई ओवरसीज कंपनी, ओवरसीज मतलब यूएस की कंपनी इंडिया में आकर एक नई एंटिटी एस्टैब्लिश कर रही है जो कि सब्सिडरी है या फिर उसकी ब्रांच है। ब्रांच में उसे नई कंपनी नहीं बनानी पड़ती, सेम कंपनी की ब्रांच खोली जा सकती है। जबकि सब्सिडरी खोलोगे तो आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिया के कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी और उसकी होल्डिंग कंपनी आप बाहर से हो सकते हो। एग्जांपल, अमेजॉन इंडिया की होल्डिंग कंपनी अमेजॉन यूएस है, तो अमेजॉन इंडिया में जब आकर बिजनेस किया तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सिडरी। इससे रिलेटेड दूसरा केस अगर देखो, परचेज एंड इनेक्शन ऑफ अ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। दूसरा तरीका क्या है? बाहर की कंपनी आकर ऑलरेडी किसी कंपनी को, चलती चलाई कंपनी को खरीद सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया था, वॉलमार्ट ने एक एग्जिस्टिंग कंपनी फ्लिपकार्ट को आकर टेक ओवर किया, उसके प्रमोटर से इक्विटी को खरीद लिया और फिर अब फ्लिपकार्ट नाम से जो एंटिटी चल रही है वो असली में वॉलमार्ट है। तो अगर आप देखो, अमेजॉन और वॉलमार्ट दोनों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, दोनों में इन्वेस्ट करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट था। देन हो सकता है आप इंडिया में आकर जॉइंट वेंचर बना लो किसी इंडियन एंटिटी से या कॉन्ट्रैक्ट कर लो। एग्जांपल, भारतीय एक्सा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई इंडिया की कंपनी है, प्रूडेंशियल बाहर की कंपनी है। टाटा एआईए इंश्योरेंस, एआईए बाहर की इंश्योरेंस कंपनी है, इंडिया का टाटा हो गया। स्टारबक्स एग्जांपल दिया, इंडिया में स्टारबक्स जो एंटिटी है वो टाटा के साथ जॉइंट वेंचर में काम करती है। तो जब स्टारबक्स ने पैसा लगाया और उसने टाटा के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर एंटिटी बनाई, ये भी एक तरह की एफडीआई है। लास्ट में जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था एयरपोर्ट का। जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है बेसिकली दिल्ली एनसीआर का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा के पास, वो एयरपोर्ट स्विस की कंपनी स्विस एयरपोर्ट्स इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर बना रही है। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड दी है। तो यहां पर देखा जाए तो जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट और एक बाहर की कंपनी के द्वारा। ऑब्वियसली बाहर की कंपनी इसमें सारा इन्वेस्टमेंट करेगी, तो वो भी एक तरह की एफडीआई होगी जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो एफडीआई के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब एफडीआई के टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, फिर हुआ वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे, इस तरह का मतलब ये हुआ, एक एंटिटी जो फॉरेन में लेट से टेलीकॉम कंपनी है, वो इंडिया की किसी टेलीकॉम कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, इंडिया की किसी टेलीकॉम कंपनी में पैसा डाल देती है, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तुम सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हारा खुद का बिजनेस है। सेम वे में एग्जांपल लूं, इंडिया की एक इंश्योरेंस कंपनी है, बाहर की किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी में लिया, बैंक ऑफ चाइना ने आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टमेंट करी, अलीबाबा ने पेटीएम मॉल के अंदर इन्वेस्ट करी, दिस इज हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट। वर्टिकल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है इंडिया की, उनका आपस में सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, बट वो जो टारगेट कंपनी है वो आपके बिजनेस में या तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या आपके बिजनेस में बैकएंड में कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। एग्जांपल के रूप में, आप एक ई कॉमर्स कंपनी हो, आपको ई कॉमर्स के लिए डेटा माइनिंग करनी पड़ती है, डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। डेटा एनालिसिस अपने आप में आज की डेट में पूरी फील्ड है जहां पर बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है। अब आपको ये डेटा एनालिसिस सर्विसेज बाहर से लेनी पड़ती हैं, तो आपने क्या किया, एक डेटा एनालिसिस कंपनी को ही खरीद लिया। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इन्वेस्टमेंट। जब तुम अपने रॉ मटेरियल के सोर्सेस को, जब तुम अपने वेंडर्स के बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करके अपने इंटरनलाइज कर लेते हो। मैंने अपनी क्लास में एग्जांपल लिया था, मेरे लिए प्रिंटिंग एक तरह का रॉ मटेरियल है, एक तरह की सर्विस है जो मुझे लेनी पड़ती है। अगर मैं किसी प्रिंटिंग वाली एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो इन्वेस्टमेंट वर्टिकल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो आई थिंक क्लियर हो गया आपको, हॉरिजॉन्टल में सेम लाइन ऑफ बिजनेस, वर्टिकल में आपका सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है, बट आपके बिजनेस से पहले वाली या आपके बिजनेस के बाद वाली कोई ना कोई बिजनेस है, तो आप एक तरह से अपने कस्टमर्स को या अपने वेंडर्स को इंटरनलाइज कर रहे हो, अपनी एंटिटी के अंदर ही लेकर आ रहे हो। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई क्या होती है? जब आपकी नई एंटिटी, आपकी टारगेट कंपनी जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो आपके बिजनेस से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, उसका बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, ना तो आपका रॉ मटेरियल है ना ही सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, उसे कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। एग्जांपल, रिलायंस हर समय बाद कुछ ना कुछ नए सेक्टर में घुस जाता है। रिलायंस अभी रिसेंटली म्यूचुअल फंड बिजनेस में घुस गया, रिलायंस इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर घुस गया, रिलायंस ने एनबीएफसी बना दी। रिलायंस तो पेट्रोलियम बेचता है, रिलायंस तो रिन्यूएबल एनर्जी बनाता है, रिलायंस तो टेलीकॉम करता है, रिलायंस को रिटेल करता है। तो रिलायंस जैसी एंटिटीज जो अलग अलग बिजनेस, जिनका दूर दूर तक एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। तो जब आपकी टारगेट कंपनी आपके बिजनेस से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, उसे कॉन्ग्लोमरेट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और लास्ट में आता है टू वे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तब होता है जब मेरी
कंपनी ने तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट किया और तुम्हारी कंपनी ने मेरे में इन्वेस्ट किया। इस तरह से दोनों कंपनीज को म्यूचुअली बेनिफिट मिलता है। आमतौर पे ये इन्वेस्टमेंट कई बार दो कंपनीज नहीं, दो कंट्रीज में होती है। जैसे बुक में एग्जांपल दे रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है, जबकि जापान के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा है। तो अगर कोई जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी इधर से यूएस की कंप्यूटर कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है और यूएस की कंप्यूटर कंपनी जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, उसे टू वे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो ये हमारे अलग अलग वर्ड्स थे जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। देन लेट्स गो टू रीजंस फॉर एफडीआई। क्यों कई बार कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगी, उसके पास क्या इंसेंटिव है। सबसे पहली बात, आज की डेट में सारी जो इकोनॉमीज आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, तो एक कंपनी को मजबूरी हो जाती है दैट उसको दूसरी कंपनीज में काम करना ही पड़ता है। अगर आपको याद हो 9.1 में हमने न्यू ट्रेड थ्योरी पढ़ी थी, जहां पर उस एक इकोनॉमिस्ट ने समझाया था दैट आज के डेट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने के लिए और नेटवर्क इफेक्ट अचीव करने के लिए हर कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड, हर कंपनी इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहती है। वही चीज कहीं ना कहीं यहाँ बता रखी है, बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंस एफडीआई कई बार जरूरी हो जाती है। सेकंड पॉइंट, लार्ज स्केल ऑपरेशन करोगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी। थर्ड पॉइंट, आपको ऐसा लगता है जिस कंट्री में मैं जा रहा हूं वहां पर कोई ऐसी स्किल, नॉलेज या मैनेजरियल टैलेंट है, अगर हमने वहां पर इन्वेस्ट किया तो उस होस्ट कंट्री से हम कुछ सीख पाएंगे और जो होस्ट कंट्री से हम सीखेंगे पूरी दुनिया के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंडिया की एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने, महिंद्रा ने, लेट्स से जापान में इन्वेस्ट किया ताकि हम जापानीज टेक्नोलॉजी को सीख पाएं और फिर जापानीज टेक्नोलॉजी को महिंद्रा ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी गाड़ियों में यूज करेगा। दिस कैन आल्सो बी द रीजन। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू अवॉइड फ्यूचर कंपटीशन। आज यूएस की किसी एंटिटी को लग रहा है कि इंडिया में कोई स्टार्टअप है जो एआई में बहुत अच्छा काम कर रहा है और फ्यूचर में उनको लग रहा है माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो इससे पहले कि वो खतरा बने पहले ही उसको खरीद लेंगे, पहले ही उसमें एफडीआई के थ्रू टेक ओवर कर लेंगे ताकि फ्यूचर कंपटीशन किल कर दे। नेक्स्ट इज हाई पोटेंशियल इमर्जिंग मार्केट। मैंने आपको बोला था जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे ग्रोथ स्टेगनेट हो गई है और वैसे भी क्योंकि वो डेवलपमेंट के काफी बड़े लेवल पे आ गए हैं, पॉपुलेशन वहां बढ़ नहीं रही है, तो वहां पर आप ये एक्सपेक्ट करो 5, 7, 10% की इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, आने वाले नहीं है। फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ आपको मिलेगी कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, जहां पर अभी काफी स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है। तो कोई भी कंपनी यूएस के साथ साथ इन कंट्रीज में, इन डेवलपिंग कंट्रीज में भी अपना एंटिटी बनाना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ ग्रोथ आएगा वो काफी ज्यादा आएगा। तो कई बार इमर्जिंग मार्केट के हाई पोटेंशियल को देखकर एप्पल जैसी कंपनीज वहां पर इन्वेस्टमेंट जरूर करती हैं। देन इट कैन बी दैट जिस देश में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी और आपकी होम कंट्री की कॉमन बाउंड्री है, कॉमन लैंग्वेज है। बेस्ट एग्जांपल लिया था मैंने, इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि हिंदी में अपनी मूवीज बनाता है, उन्हें पता है पाकिस्तान में भी हिंदी समझी जाती है, बांग्लादेश में भी हिंदी समझी जाती है, तो अल्टीमेटली वो अपनी मूवीज को ऑब्वियस सी बात है वहां भी लॉन्च करेंगे और जरूरत पड़ी तो वहां जाके इन्वेस्टमेंट्स भी कर लेंगे। सेम वे में कनाडा और यूएस के अंदर ऑलमोस्ट कल्चर सेम है, इसलिए मोस्ट ऑफ द यूएस की कंपनीज कनाडा में इन्वेस्ट करती हैं एंड कनाडा की कंपनीज मोस्ट ऑफ दी वो यूएस में इन्वेस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ कॉमन लैंग्वेज एंड बाउंड्रीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ईज ऑफ पेनिट्रेशन टू द मार्केट। अगर कोई एंटिटी इंडिया के बाहर रहकर सिर्फ गुड्स इंडिया में बेचना चाहती है, उसे गुड्स इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे, वहां पर कई बार इंडियन गवर्नमेंट बहुत हाई टैक्सेस लगा देती है। बेस्ट एग्जांपल टेस्ला चाहती है कि हम अपनी कंपनी बाहर रखें, वहां गाड़ी बनाए और इंडिया में इंपोर्ट करके बेचें, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत हैवी टैक्सेस लगा रखे हैं। इस वजह से टेस्ला की मजबूरी है कि दैट उसे इंडिया में आकर एफडीआई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इंडिया में आकर गाड़ी बनानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर वो एफडीआई ना करे तो बाहर रहकर आप इंडियन मार्केट को भूल जाओ, हमने इतने हाई बैरियर्स लगा रखे हैं, कस्टम टैरिफ लगा रखे हैं। फिर किसी कंट्री के अंदर स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिले तो वो बिजनेसमैन को पसंद आता है। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड अगर कम हो तो ये बिजनेसमैन के लिए अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आज की डेट में ऐसे हैं जिनसे एनवायरमेंटल नुकसान होता है। तो जिस देश के अंदर गवर्नमेंट इतनी अवेयर नहीं है, लोग इतने अवेयर नहीं है, उस कंट्री के अंदर लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर प्रेफरेंशियल इन्वेस्टमेंट सिस्टम, जैसे कि एसईजी एक ऐसा एरिया होता है जहां पर अगर आप एंटिटी बनाओ आप पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इंडिया एसईजी बना कर लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया में आने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है अगर इंडिया में आएंगे तो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, आपको लैंड सस्ता मिलेगा, आपको बिजली सस्ती मिलेगी, आपको टैक्सेस में कंसेशन मिलेंगे एंड सो ऑन। फिर अगर जिस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पर वेजेस कम है, बेस्ट एग्जांपल इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, यहाँ पर वेजेस कम है बिकॉज ऑफ लेबर अबंडेंस, अकॉर्डिंगली यहाँ पर कंपनीज लेबर इंटेंसिव काम करने के लिए एफडीआई इन्वेस्टमेंट कर रही है। डिफरेंशियल टैक्स पॉलिसी, बहुत बार कोई भी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेनर्स को बेटर टैक्सेशन देती है। जब आप सीए इंटर में जाकर टैक्सेशन पढ़ोगे वहां पर आपको देखोगे कि फॉरेन टैक्सेशन में काफी सारे बेनिफिट दिए गए हैं फॉरेन कंपनीज को। इस फेवरेबल टैक्स रिजीम को देखकर भी कई बार इंडिया के अंदर एफडीआई आ जाती है। देन इट इज पॉसिबल जिस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पर कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको अगर आप पूरी तरह से डेवलप करने लग जाओ तो फ्यूचर में आपकी मोनोपोली हो जाए। बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया था, चाइना
बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है आज से कुछ सालों से, इसलिए क्योंकि वो लिथियम के ऊपर अपनी पकड़ बनाना चाहता था। और अब लिथियम क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, कहीं ना कहीं सारा का सारा जो लिथियम रिजर्व है 70-80% चाइना कंट्रोल करता है, क्योंकि चाइना ने आज से कुछ साल पहले उन कंट्रीज में एफडीआई करनी शुरू कर दी थी जहां पे लिथियम के हैवी रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल अमेनिटीज। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दुबई और सिंगापुर लिया था। आप लोगों को इतनी अच्छी लाइफ दे दो अपनी कंट्री के अंदर कि ऑटोमेटिकली वो सारे एम्प्लॉइज आपके देश में काम करना चाहें, और उस वजह से कंपनीज भी फोर्स हो जाएंगी दैट वो आपके देश में इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर कुछ और डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स जिसके बेसिस पर किसी कंट्री में एफडीआई आएगी या नहीं आएगी उस पर डिपेंडेंट होगा। एक बार इन सबको अच्छे से रीड करिएगा, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें, वैसे मैंने सारी यहाँ पे आपको रीड करा दी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे एफडीआई डिस्करेज होती है। डिस्करेजिंग करने वाले कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लैग्स। जिस कंट्री के अंदर आप एफडीआई डाल रहे हो वहां पर अगर बेसिक सड़कें, पोर्ट, एयरपोर्ट ही नहीं है तो ऑब्वियसली आपको वहां पे बिजनेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लैग एक सबसे बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर होता है कंपनीज के लिए। सेकेंडली हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन। उस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वहां पर लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे आपके प्रोडक्ट को, आपको डिमांड बहुत कम रहेगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब है उस देश के अंदर जो इनफ्लो आ रहा है फॉरेन कैपिटल का या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का, और जो आउटफ्लो जा रहा है अलग अलग तरह की पेमेंट्स का, आउटफ्लो ज्यादा है। अब ऐसी कंट्री क्या करेगी, आमतौर पे अपनी फॉरेन एक्सचेंज को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगी। इस वजह से आप जब उस कंट्री में इन्वेस्ट करोगे उस कंट्री को बहुत अच्छा लगेगा, बट कल को जब आप अपने प्रॉफिट्स को रिपैट्रिएट करोगे, डिविडेंड बाहर लेकर जाना चाहोगे, उस केस के अंदर वो कंट्री थोड़ी आपको दिक्कत क्रिएट करेगी। इस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक हर्डल है अगर उस कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है। पुअर लिटरेसी लेबर स्किल। आपकी लेबर किसी काम की नहीं होगी। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन, आपके काम रुक जाएंगे। कम अनफेवरेबल टैक्सेशन रिजीम। अगर आपको वहां पे टैक्सेस में कोई कंसेशन देने की जगह उल्टा आप पे ज्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कम्बरसम वर्ड है। कम्बरसम लीगल फॉर्मेलिटीज। इतने एक्ट हैं, इतने अप्रूवल लेने पड़ते हैं वहां पर कि आप परेशान हो गए हो वहां पर। ठीक है जी। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कभी भी सरकार बदल जाती है, सरकार की पॉलिसी बदल जाती है। और लास्ट में अलग अलग तरह के नॉन टैरिफ बैरियर जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेबर पे ये लगाओ, इस तरह का अप्रूवल लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजों की वजह से किसी भी देश के अंदर एफडीआई कम आती है, रुकावट आ जाती है उसके अंदर। मोड्स ऑफ एफडीआई मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले सब्सिडरी खोलना हो गया इसके अंदर, फिर किसी एक एंटिटी के अंदर एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीदना। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब ऑब्वियसली 10% से ज्यादा, कई बार 10% से कम भी आप अगर इंजेक्शन कर दो फॉरेन कंपनी के अंदर, उसे भी एफडीआई कैटेगराइज कर दिया जाता है। अभी जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा ना 10% का, वो तो वन ऑफ द क्राइटेरिया है। कई बार 10% से कम के केस में भी एफडीआई मान लिया जाता है। वो सब आप सीए फाइनल के अंदर पढ़ोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, फेसबुक ने जियो के अंदर 2% का स्टेक खरीदा था 2020 के अंदर, उसे भी एफडीआई की तरह कैटेगराइज किया गया था, एफपीआई की तरह नहीं, क्योंकि उसके अंदर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दी थी फेसबुक ने जियो को। तो वो भी एक एफडीआई का तरीका है। आमतौर पे 10% से कम में आ जाता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो सकते हैं। अलग अलग एग्जांपल दिए मैंने, भारतीय एक्स, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, टाटा, स्टारबक्स, जहां पर मर्जर एंड जॉइंट वेंचर्स के थ्रू एफडीआई हुई। फिर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का मतलब क्या है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम किसी फॉरेन इन्वेस्टर को कहते हैं आप किसी प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्क्रैप से करो। फॉर एग्जांपल जेवर एयरपोर्ट बिल्कुल स्क्रैप से स्विस एयरपोर्ट वाली एक कंपनी बना रही है, तो इसे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जहां पर ऑलरेडी कोई एसेट है, आप उस एसेट की मेंटेनेंस का राइट किसी फॉरेन कंपनी को दे रहे हो। एग्जांपल, जीएमआर एक बाहर की कंपनी थी, उसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जीएमआर ने जब इंडिया में जीएमआर इंडिया बनाया, वो एक तरह की ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि वहां पर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलके हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, ब्राउन फील्ड वाली भी चाहिए और ग्रीन फील्ड वाली भी चाहिए। अभी आगे दे रखा है बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई और डीमेरिट्स ऑफ एफडीआई। बहुत ही सिंपल है, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर फॉरेन आपको इंटरनेशनल ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके मेरिट डीमेरिट भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही थे। पहली चीज, होस्ट कंट्री जहां पर एफडीआई आई है वहां पर आमतौर पे एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जब बाहर की कंपनीज इंडिया में आके काम करेंगी तो वो इनोवेशन करेंगी, वो कॉस्ट, नई टेक्नोलॉजी लाएंगी। इस वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे भी प्रेशर आ जाएगा दैट उन्हें भी इनोवेशन करनी पड़ेगी और वो भी अपनी कॉस्ट को कम करें। नेट रिजल्ट, जो होस्ट कंट्री है वहां पर आमतौर पर एफिशिएंसी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एफडीआई में क्योंकि ऑब्वियसली रियल कैपिटल एसेट्स खरीदे जाते हैं, तो रियल इन्वेस्टमेंट होती है, नई फैक्ट्री बन रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस वजह से होस्ट कंट्री के
अंदर जो हमने पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इम्पैक्ट की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और उस कंट्री की डेवलपमेंट बढ़ेगी। आप सबको पता है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एफडीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। नॉट जस्ट इंडिया, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, किसी भी कहीं का भी एग्जांपल ले लोगे, एफडीआई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये आपको पता ही है, जैसे ही एफडीआई आएगी, नई फैक्ट्री सेटअप होगी, दो तरह की एम्प्लॉयमेंट होगी, एक होगी डायरेक्ट, एक होगी इनडायरेक्ट। यहाँ पे मैंने आपका एप्पल का एग्जांपल लिया था। एप्पल ने बेसिकली इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। एप्पल खुद नहीं करता, एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है जो, वो इंडिया में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई। अब एप्पल ने कुछ एम्प्लॉयज को, 10,000 एम्प्लॉयज को तो डायरेक्ट नौकरी दी अपनी फैक्ट्री में, बट एट द सेम टाइम जिस जगह पे एप्पल की फैक्ट्री लगी, तमिलनाडु में लगी है, तो वहां पर आसपास एप्पल सारा काम तो खुद करेगा नहीं, एप्पल अपने लेबल्स, अपने बॉक्सेस किसी आसपास वाली एंटिटी से बनवाएगा, उन एंटिटीज में भी जॉब क्रिएशन हो जाएगी। तो एफडीआई एम्प्लॉयमेंट दो तरह से क्रिएट करता है, डायरेक्टली लोगों को हायर करके और इनडायरेक्टली, क्योंकि उस कंपनी के लिए जो बाकी कंपनी सामान बनाती हैं वहां पर भी लोगों के हायर होते हैं। स्किल डेवलपमेंट, कई बार जब एक कंपनी इंडिया के बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है तो अपने देश में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं काम करने की, वो भी इंडिया में लाती है। एग्जांपल मैंने लिया था बिग फोर का। बिग फोर के आने से पहले सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने हिसाब से देसी स्टाइल में काम कर रहे थे। बिग फोर्स ने प्रोफेशनल वे में सेम काम को कैसे किया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सिखाया। तो अब इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम करने का जो तरीका है वो एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि एक यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां पे सीपीएस होते हैं, उनसे हम कहीं नीचे हैं, क्योंकि हम सेम टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट उनसे बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने काम में। बूस्ट टू फॉरेन रिजर्व्स, मैंने पिछले चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया, जैसी एफडीआई आती है वो डॉलर्स में आती है, जब उस डॉलर्स को आप आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं डॉलर की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। डॉलर की सप्लाई बढ़ने से हमारी डोमेस्टिक कंट्री करेंसी अप्रिशिएट करेगी, डॉलर थोड़ा सा डेप्रिशिएट करेगा, बट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो, वो बढ़ता चला जाएगा और हम अपने इंपोर्ट्स की अच्छे से पेमेंट कर पाएंगे। सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, ऑब्वियसली बाहर की कंपनी जब इंडिया में काम करेंगी, बेशक हम उन्हें बहुत सारे टैक्स कंसेशन देंगे, फिर भी थोड़ा बहुत टैक्स तो देंगे ना। अब अगर अमेजोन इंडिया के अंदर 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है तो हमें टैक्स तो हमें देके जाएगी ना, तो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगे, जब एक एंटिटी मल्टीपल देशों में काम करेगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी, जो एंटिटी थ्योरी ने बोली थी, न्यू ट्रेड थ्योरी ने, एंड अकॉर्डिंगली इवेंचुअली कॉस्ट रिडक्शन होती चली जाएगी। सेम प्रोडक्ट जब दुनिया में हर जगह बेचोगे तो आप हर जगह सस्ता बेच पाओगे। ब्रेक्स डोमेस्टिक मोनोपोली, इंडिया के अंदर जैसे एग्जांपल हुआ करता था, मारुति एकलौती कंपनी हुआ करती थी, बीएसएनएल एकलौती कंपनी होती थी, एयर इंडिया एकलौती कंपनी होती थी अपने सेक्टर के अंदर। जैसे ही इन सेक्टर्स में एफडीआई अलाउ करी तो ये जो डोमेस्टिक मोनोपोलीज हैं ये टूट गई, इनके मार्केट शेयर बहुत जल्दी कम होने लगा, एंड अकॉर्डिंगली दे वर फोर्स्ड टू इंप्रूव देमसेल्व्स। डीमेरिट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, आपकी जो कंपनीज आएंगी जो एफडीआई करेंगी, जरूरी नहीं है वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करें, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने आई हैं, एंड कई बार वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स फॉलो करती हैं, क्योंकि वो आमतौर पे कैपिटल सरप्लस इकोनॉमीज की तरफ से आई हैं, तो दे नो दे हैव ऑटोमेशन, दे हैव एवरीथिंग। तो एफडीआई की वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पॉवर्टी खत्म हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रीजनल डिस्पैरिटी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई भी एफडीआई करने वाली कंपनी वो बिहार जाकर, झारखंड जाकर, छत्तीसगढ़ जाकर, नॉर्थ ईस्ट जाकर, उत्तराखंड जाकर वहां जाके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। वो दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, कोलकाता में, जो एरियाज ऑलरेडी हब बन चुके हैं, इंडस्ट्रियल हब बन चुके हैं, वो वहां जाके इन्वेस्ट करेंगे। इस वजह से रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी। कुछ एरियाज काफी ग्रो करते जाएंगे, कुछ एरियाज बिल्कुल ही बैकवर्ड रह जाएंगे। बेस्ट एग्जांपल है, आप गुड़गांव को देखोगे, नोएडा को देखोगे, दिल्ली को देखोगे, काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, बट उनके आसपास 50-60 किलोमीटर के दायरे में बाकी शहर देखोगे, वो अभी भी कहीं उतना ग्रो नहीं कर रहे, क्योंकि वहां कंपनीज जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। पॉसिबल लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू कंसेशन गिवन, कई बार एफडीआई को अट्रैक्ट करने के चक्कर में हम उन्हें इतने कंसेशन दे देते हैं। बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर 15 साल तक इनकम टैक्स का टैक्स बेनिफिट दिया जाता था, 15 साल तक एक्सपोर्ट्स पे कोई टैक्स नहीं देना। ये आप इंटरमीडिएट डिटेल में पढ़ोगे, मैंने सिर्फ एग्जांपल के रूप में आपको क्लास में बताया था। सेम वे में अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एंटिटी बनाते हो, ना तो आपकी परचेजेस पे कोई जीएसटी लगेगा, ना ही आपकी सेल पे जीएसटी लगेगा। तो सोचो जरा, आपकी एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने कितनी टैक्स रेवेन्यू खो दी। तो आप जो ये मेरिट्स में बोल रहे थे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी, यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया कि आमतौर पे टैक्सेशन रेवेन्यू बढ़ती नहीं है, उल्टा कम हो जाती है उस कंट्री की। एडवर्स इंपैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, मान लो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, एक बार फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद उसे लोन की जरूरत होगी, वर्किंग कैपिटल के लोन्स की जरूरत होगी, और वो तो वो इंडियन बैंक से रेज करेगा। अब इंडियन बैंक्स के पास लिमिटेड पैसा है लोन देने के लिए। अब अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी और कोई बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में एफडीआई कर रखी है, दोनों लोन देने जाएंगे, तो बैंक तो नेचुरली फेवर किसको करेगा? फॉरेन कंपनी को, क्योंकि उसे पता है कि वो एंटिटी बैक्ड बाय फॉरेन एंटिटी है,
वहां सेफ्टी ज्यादा है। इस वजह से डोमेस्टिकली बैंक्स के सारे लोन फॉरेन एंटिटीज के पास चले जाते हैं जिन्होंने एफडीआई करी है, और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको लोन की कमी होने लग जाती है। इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट, यानी फॉरेन कंपनी कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बार डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट कर देती है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के लिए लोन का पैसा बचता ही नहीं है। स्ट्रेन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट मेथड, सर स्ट्रेन कैसे पड़ेगा? पैसा आएगा फिर तो उल्टा डॉलर आ रहा है ना, पैसा आएगा तो कभी ना कभी रिपेट्रिएशन भी तो करेंगे, वो अपने प्रॉफिट्स को बाहर भी तो लेके जाएंगे, डिविडेंड जो कमाया, रॉयल्टी जो कमाई है बाहर भी तो लेके जाएंगे। जैसे ही उसको बाहर लेके जाएंगे उन्हें डॉलर खरीदने पड़ेंगे, डॉलर खरीदने पड़ेंगे तो हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर आएगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर एप्रिशिएट करेगा और रुपी क्या कर देगा? डेप्रिशिएट कर देगा। ये भी डीमेरिट हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट में नॉट बी देयर, क्योंकि हम, मैंने आपको एग्जांपल दिया था चाइना की एक कंपनी है हुआवे जो इंडिया में काम करती है, उन्होंने अपनी सारी टॉप पोजीशंस चाइनीज लोगों को दे रखी। Xiaomi को बहुत जल्दी बहुत पहले गवर्नमेंट ने झाड़ा था, क्योंकि Xiaomi की सारी टॉप मैनेजमेंट वाली जो पोजीशंस थी वो चाइनीज लोगों की थी। यानी तुमने जॉब्स तो क्रिएट करी इंडिया में आकर, बट प्रोसीजरल जॉब्स क्रिएट करी, जो टॉप जॉब्स हैं, जो टैलेंटेड जॉब्स हैं, वो तुमने जानबूझ के होस्ट कंट्री के लोगों को नहीं दी। दिस इज अ डीमेरिट। एडवर्स इंपैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंपीट नहीं कर पाएगी, इवेंचुअली बंद हो जाएगी, एंड धीरे धीरे फॉरेन एंटिटीज जिन्होंने एफडीआई करा है उनका मोनोपोली आ जाएगी। बेस्ट एग्जांपल अमेजॉन, अमेजॉन से टकराने के लिए इस समय कोई कंपनी नहीं है। सर फ्लिपकार्ट है तो सही, वो भी तो वॉलमार्ट किया है। तो देखा जाए हमारे दोनों के दोनों जो मेजर प्लेयर हैं ई कॉमर्स के अंदर, दे आर डोमिनेटेड बाय फॉरेन एंटिटीज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उनको आपके देश की कोई चिंता नहीं है, वो भर भर के पॉल्यूशन करेंगे, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करेंगे, और आपकी कंट्री में जब एनवायरमेंट खराब हो जाएगा, बिजनेस करने लायक नहीं रहेगा, पैकअप करेंगे, इंडिया के बाहर वापस चले जाएंगे। पोटेंशियल रिस्क ऑफ सॉवरेनिटी, बड़ी बड़ी एंटिटीज जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनका पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है गवर्नमेंट पे, एंड वर्स्ट केस सिनारियो में वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती हैं कि हमारे हिसाब से पॉलिसीज बनाओ। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ सॉवरेनिटी, राइट। फिर इसके अंदर हमने एफडीआई इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ा था। इंडिया में दो तरह की रूट्स होती हैं एफडीआई के लिए, एक होती है ऑटोमेटिक रूट, एक होती है गवर्नमेंट रूट। कुछ सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट है, यानी उन सेक्टर्स के अंदर अगर एफडीआई लेनी है आपको किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सीधा अपनी इन्वेस्टमेंट करो और बिजनेस करना शुरू कर दो। इसे बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, वेयर नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। सेकंड इज गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, जहां पर एफडीआई अगर इंडिया में लानी है उस सेक्टर के अंदर तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने नॉलेज के लिए आपको बताया था, इनफैक्ट हमारा आखिरी चैप्टर जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें दे भी रखा है। पहले यहाँ पर एक अलग से बोर्ड हुआ करता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसको खत्म करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल बना दिया गया है। एक वेबसाइट है जहां पर आपको अपना प्रपोजल देना है, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है आज की डेट में। तो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट वाला रूट भी आज की डेट में काफी इजी कर दिया गया है, वहां पे मैनुअल इंटरवेंशन को हटा दिया गया है। सेकंड पॉइंट, इंडिया के अंदर कंपनी बनानी अलाउड है आपको एफडीआई के रूप में, और अगर कंपनी बनानी है तो आप किस किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इक्विटी शेयर खरीद लो, उसके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीद लो, डिबेंचर खरीद लो, पार्टली पेड इक्विटी शेयर खरीद लो, या वारंट खरीद लो। ऑल दीज आर कॉल्ड परमिसिबल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। थर्ड पॉइंट, सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो रही है वो रिपेट्रिएशन अलाउड है। रिपेट्रिएशन मतलब आप प्रॉफिट्स को वापस ले जा सकते हो, ऑब्वियसली इंडिया में जो टैक्सेस बनते हैं उसको पे करने के बाद। बट कुछ तरह के सेक्टर्स ऐसे हैं, अब लॉ ने हमारी बुक में बता नहीं रखे, बट कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है जहां पर इन्वेस्टमेंट नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पर है, यानी कुछ समय तक वो पैसा आपको इंडिया में रखना पड़ेगा, आप वापस अपनी कंट्री में नहीं ले जा सकते। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि इंडिया के अंदर एफडीआई के अंदर सिर्फ कंपनी बनाना अलाउड है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हैं, ऐसा एफडीआई सिर्फ एनआरआईज को ही अलाउड है, यानी कोई पर्सन एनआरआई नहीं है तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप के रूप में नहीं कर सकता। और आखिरी चीज हमारी क्या है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे एफडीआई ऑल टुगेदर मना कर रखी है। एक बार आपको ये देखने हैं कौन कौन से हैं। लॉटरी हो गया, गैम्बिंग हो गया, चिट फंड जो मैंने आपको बोला था कमेटी डालते हैं लोगों से, चिट फंड बोलते हैं। निधि कंपनी हो गई, काइंड ऑफ एनबीएफसी है, कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो कि लोन डिपॉजिट्स ले सकती है लोगों से, जैसे सहारा कंपनी हुआ करती थी इंडिया के अंदर। तो उस सेक्टर के अंदर कहीं पर भी अलाउड नहीं है एफडीआई। ट्रेडिंग इन टीडीआर मैंने आपको बताया था, रियल एस्टेट सेक्टर में एक स्पेसिफाइड अमाउंट को ही आप डेवलप कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा एरिया को आप डेवलप करना चाहते हो, आप उसके ऊपर प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, तो जिन लोगों ने अपनी स्पेसिफाइड लिमिट से कम बना रखा है उनसे आपको टीडीआर खरीदना पड़ता है, और इस तरह से बिल्डर मार्केट के अंदर टीडीआर ट्रेड होते हैं, मगर इसमें एफडीआई अलाउड नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर भी नहीं है, सिगरेट वगैरह के अंदर भी नहीं है, और लास्ट में एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशन, जहां पर प्राइवेट सेक्टर ही अलाउड नहीं है, वहां तो ऑब्वियसली एफडीआई अलाउड नहीं है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक आखिरी चीज यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कराई थी, इंडिया 8th लार्जेस्ट 2022 में 8th लार्जेस्ट कंट्री थी एफडीआई रेसिपिएंट्स के नाम पे, यानी दुनिया में 8वें नंबर पे हम थे जिन कंट्री का एफडीआई आई। ठीक है जी, दिस वाज आवर चैप्टर ऑफ एफडीआई एंड एफआईआई, वेरी सिंपल चैप्टर। बस आपको जो मैंने छोटी छोटी बारीक चीजें बताई, पैट्रिएशन, रिपैट्रिएशन, नॉन रिपैट्रिएशन, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, किस किस तरह से एफडीआई हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इन सारी चीजों पे आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें सिंपल हैं जो आपको पहले से आती है। लास्ट चैप्टर जो हमारा आता है दैट इज इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 10। अब ये जो चैप्टर हमारा है ना, ये ऑलमोस्ट प्योरली थ्योरी चैप्टर ही मान सकते हो आप, क्योंकि इसके अंदर पूरी हिस्ट्री बता रखी है प्री ब्रिटिश एरा से लेकर टिल रिसेंटली तक कि हमने क्या क्या अलग अलग पॉलिसीज अपनाई हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं इसको क्विकली आपको रन थ्रू करा देता हूँ। कुछ चीज़ें 1991 के बाद एलपीजी जो पॉलिसीज़ है वो तो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाई जाती हैं स्कूल टाइम के अंदर, मैं उनको बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि लिबरलाइजेशन में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ। मैं वहाँ तक की स्टोरी एक बार जल्दी ब्रीफली आपको रन थ्रू करा देता हूँ ताकि आप उसको पढ़ सकें। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी वाला पोर्शन आप खुद कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या बता रखा है हमारी कि जो प्री ब्रिटिश इकोनॉमी थी उसके अंदर हमारी इकोनॉमी कैसे दिखती थी। माना जाता था कि इंडिया का उस ज़माने में कोई जीडीपी कैलकुलेट करने का फिक्स तरीका तो होता नहीं था, कंपैरिजन तो कुछ होता नहीं था, नथिंग हैज़ बीन डॉक्यूमेंट, बट ऐसा माना जाता है कि दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी का अप्रॉक्सीमेटली 1/3 से लेकर 1/4, 1/3 मतलब 33%, 1/4 मतलब 25% के बीच में सिर्फ इंडिया से आता था। कैन यू रियली इमेजिन कितनी बड़ी सुपर पावर उस समय हुआ करती थी, ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है। इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट एंड मेडिकल वर्ल्ड। अगर देखा जाए उस जमाने में सिटीज और विलेजेस दोनों सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, ज़्यादा एक दूसरे से ट्रेड नहीं करते थे, बट सेम विलेज या सिटी के अंदर ही ना मेनली लोग क्या होते थे, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हुआ करते थे। बट एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर और भी बहुत सारे डाइवर्स ट्रेड ऑक्यूपेशन हुआ करते थे, मेनली आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सन, हैंडलूम वगैरह बहुत फेमस हुआ करता था। इस वजह से अच्छा ई कॉमर्स वगैरह चलता था हमारा, जिस वजह से इंडिया की जीडीपी बहुत अच्छी चल रही थी। यहाँ पर साथ साथ जिक्र कर रखा है चाणक्य के अर्थशास्त्र की। चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में आपने सुना होगा, इट इज बिलीव टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। अर्थशास्त्र के अंदर यहाँ पर बेसिकली स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया गया है। स्टेट क्राफ्ट मतलब एक ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें समझाया गया है एक स्टेट को किस तरह से रन किया जाना चाहिए ताकि आप लोगों की एस्पिरेशंस को भी मीट कर सकें और टू अ ग्रेट एक्सटेंट एथिकली भी रह सकें। कहा जाता है ना आज की डेट में पॉलिटिक्स एथिकली नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने, चाणक्य ने लिखा था, तो उन्होंने ये बताया था कैसे एक स्टेट को आप रन भी कर सकते हो और साथ साथ एथिकल कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रख सकते हो। ऑल्दो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के ऊपर था, बट उस जमाने में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स अलग नहीं होती थी, तो इसको इकोनॉमिक्स में भी दर्जा दिया जाता है। देन केम an important phase of इंडियन हिस्ट्री, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इम्पैक्ट है, ब्रिटिशर्स के जो इम्पैक्ट है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1757 से 1858 तक ब्रिटिशर्स की पॉलिसी अलग थी। फिर 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि हम सिर्फ इंडिया को लूटते नहीं रह सकते, हमें इंडिया के अंदर थोड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी पड़ेगी। तो 1858 से 1947 के बीच में ब्रिटिशर्स की पॉलिसी चेंज हो गई थी। स्टार्टिंग में तो आपको जब हमने ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड वाला चैप्टर किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था मर्केंटलिस्ट थ्योरी होती है। मर्केंटलिस्ट थ्योरी ये कहती थी कि इंटरनेशनल ट्रेड इज अ जीरो सम गेम, यानी अगर आपको फायदा करना है तो किसी का तो नुकसान कराना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स इसी थ्योरी में मानते थे। जब वो इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ये मान के चलती थी कि इस कंट्री से इंपोर्ट नहीं करने, मतलब अपने देश में इंपोर्ट्स नहीं जाने देना, मगर इस कंट्री के अंदर भर भर के एक्सपोर्ट्स करने हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब इंडिया में आए, वहाँ के जो उस समय के प्रिंसली राजा हुआ करते थे अलग जाके, उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट रखे कि इंडिया के जो इंडिया के गुड्स का एक्सपोर्ट होगा ना, उस पर अपने देश में ब्रिटेन में हैवी टैरिफ लगाएंगे। तो इंडियन एक्सपोर्टेड गुड्स तो वहाँ पे उनकी मार्केट बन नहीं पाएगी, इतने हैवी टैरिफ हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल मेड गुड्स हैं उनको जब इंडिया में लाएंगे तो लोअर टैरिफ एग्री करवा लिए। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश के जो इंडस्ट्री मेड गुड्स थे, मशीन बेस्ड गुड्स थे, वो इंडिया में सस्ते हो गए, और हमारे जो इंडियन गुड्स थे वो हैंडमेड हुआ करते थे, वो महंगे होते थे, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस
खत्म हो गई। धीरे धीरे लोग सस्ते होने की वजह से ब्रिटिशर्स गुड्स की तरफ चले गए। एट द सेम टाइम उस समय डिमांड पैटर्न में भी एक शिफ्ट आ रहा था। डोमेस्टिक कंज्यूमर जो थे ना, वो इंडियन गुड्स के मुकाबले फॉरेन मेड गुड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो एक वो जो होता है ना सिंपल, फॉरेन ब्रांड वाले गुड्स को यूज़ करेंगे तो कूल लगेंगे, जैसे आज हम कूल लगते हैं, उस जमाने में भी लोगों को लगता था ब्रिटिश गुड्स को यूज़ करके कूल लगेंगे, तो उनकी प्रेफरेंस उसकी तरफ चली गई। नेट रिजल्ट ये हुआ, ब्रिटिश गुड्स की एंट्री के बाद इंडिया के जो क्राफ्ट पर्सन वगैरह के गुड्स थे उनकी डिमांड गिरने लग गई। एंड इवेंचुअली हुआ क्या, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गई, क्योंकि आउटपुट गिरने लग गया। जैसे अब लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट वाले गुड्स थे, उनसे लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी और वो लास्ट में किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, एग्रीकल्चर पे। अब सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो जाएंगे तो एग्रीकल्चर सबको सस्टेन कर नहीं सकता। इससे एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया। बड़ी बड़ी ज़मीन के टुकड़े फ्रेगमेंटेड होने लग गए, छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़े सारे फार्मर लेके बैठ गए। और जब आपको पता है ज़मीन छोटी होती है तो उस पर प्रोडक्टिविटी कम होती है। इसका नेट रिजल्ट ये हुआ, इंडिया के एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी कम होने लग गई। साथ साथ ब्रिटिशर जैसा डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो सर्वाइव करना मुश्किल हो ही गया था, क्योंकि चीप मशीन मेड गुड्स जो ब्रिटेन से आ रहे थे उनसे इंडियन गुड्स महंगे थे, कंपीट नहीं कर पा रहे थे। फिर ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम निकाला, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला, हम डायरेक्टली फार्मर से डील नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ जमींदार अपॉइंट करे, जो कि कुछ ब्रिटिशर्स थे, कुछ इंडिया के अंदर ही रिच लोगों को जमींदार बना दिया। और उन जमींदारों को कहा कि हम तुमसे एक फिक्स्ड अमाउंट लेंगे और तुम आगे जमीन का रेंट फार्मर से ले सकते हैं। इस वजह से उन रिच इंडियंस का ना को फाइनेंशियली फायदा होने लग गया और वो अब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं रहे थे। तो जमींदारी सिस्टम ये इंश्योर करता था ब्रिटिशर्स को सिर्फ कुछ लोगों को मैनेज करना है और वो लोग आगे डील करेंगे। तो सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के साथ ब्रिटिशर्स आसानी से रूल कर सकते थे। फिर जैसे जैसे लैंड पे प्रेशर आने लगा, रेंट्स बढ़ने लग गए। और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या दे रखी है हमारे देश की एग्रीकल्चर की, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। इसका मतलब क्या होता है, लैंडलॉर्ड जो जमींदार होता था उसको जमीन से कुछ लेना देना नहीं था। तुम्हारे यहाँ बारिश पड़े, तुम्हारी फसल खराब हो, उसको सिर्फ अपने लगान यानी अपने टैक्स से मतलब था। जब लैंडलॉर्ड को जमीन की कदर नहीं होती तो प्रोडक्टिविटी गिरती है। हाई इंडेटेडनेस ऑफ द एग्रीकल्चरलिस्ट, बेचारों को लोन लेने पड़ते थे। एंड एक्सप्लॉयटेटिव मनी लेंडर्स आ गए थे। तो दीज हैड बिकम द नॉर्मल फीचर्स ऑफ द एग्रीकल्चर। यू कैन वेरी वेल इमेजिन इंडिया कितनी प्रॉब्लम के अंदर आ गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने नहीं दी, इंडिया की इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, एग्रीकल्चर में वैसे ही इंडेटनेस आ गई थी। फिर 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अब हमें थोड़ी बहुत तो यहाँ पर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई 1850 के बाद और मिड 19 तक, मतलब टिल 1947 तक वो चलती रही। सबसे पहले 3 सेक्टर हैं जिनके ऊपर उन्होंने फोकस किया ब्रिटिशर्स ने। एक था कॉटन, एक था जूट और एक थी हैवी इंडस्ट्रीज। कॉटन के अंदर इंडिया की धीरे धीरे 5th पोजीशन आ गई थी। जूट तो हम लार्जेस्ट बन गए थे और जूट की मेनली सारी चीज़ें कैलकाटा के आसपास आई थी। अगर आप ध्यान से देखो इन गुड्स के अंदर भी, और साथ साथ हैवी जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे हमारी हैवी इंडस्ट्रीज में कौन सी होगी, लेदर, मैचेस वगैरह, ये सारी भी आयरन इंडस्ट्रीज के अंदर आने लग गई थी। बट ब्रिटिशर्स मेड श्योर दैट हम वो गुड्स तो बनाएं जो वो आसानी से अपनी कंट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, कॉटन जूट वगैरह। बट जो प्रोड्यूसर गुड्स होंगे उनको जानबूझ के उन्होंने क्या किया, हायर लेवल ऑफ एक्सपेंशन नहीं होने दी इंडिया में, क्योंकि अगर इंडिया में वो बनने लग जाते तो ब्रिटेन से इंपोर्ट कौन करता। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ब्रिटिशर्स ने मेड श्योर दैट दे वांटेड ओनली दोज गुड्स जो वो अपनी कंट्री में रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, यानी लो आइटम वैल्यू वाले गुड्स। जो हाई आइटम वैल्यू वाले गुड्स हैं, मेनली प्रोड्यूसर गुड्स हैं, उनको उन्होंने बनने ही नहीं दिया। अल्टीमेटली क्रक्स ये निकला कि हमारे देश के अंदर जो प्रोड्यूसर सेक्टर का शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जीडीपी का 7% हो गया। आज की डेट में भी 25% के आसपास ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 7% तक पहुंच गया। बट नंबर देखो कितने लोग एम्प्लॉयड थे इसके अंदर, मात्र 0.4%, और जो बाद में बढ़ गए 1.4% हुआ। अगर देश के 1.4% लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं तो यानी मेजॉरिटी लोग तो अभी भी किसके अंदर हैं, एग्रीकल्चर में है। तो इसका मतलब कोई एज सच अभूतपूर्व कोई रिमार्केबल इंप्रूवमेंट नहीं आई थी। 1947 के अंदर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो आप जरा समझो, इमेजिन करो इंडिया की सिचुएशन क्या थी। लिटरेसी रेट सिर्फ 18% था, बाकी लोग अनपढ़ थे बिल्कुल। 32 साल की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, उससे ज़्यादा लोग जी नहीं पा रहे थे। यानी आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बीमारियां वगैरह हुआ करती थी और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना अजीब था। इंडिया की पॉवर्टी इनकम के नेम में नहीं थी, ह्यूमन कैपिटल में, मतलब लोगों की सफरिंग में भी पॉवर्टी दिखती थी। जब 1947 में हमने अडॉप्ट किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम अडॉप्ट किया, बट हमारी इंक्लिनेशन सोशलिज्म की तरफ थी, कैपिटलिज्म की तरफ नहीं थी। और उसका रीजन आप समझ सकते हो कि अल्टीमेटली अगर हम स्टार्टिंग से कैपिटलिज्म अडॉप्ट करते तो जो रिच और पुअर का डिवाइड है और बढ़ता जाता। तो हमने वहां पर क्या किया, हमने कहा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे,
मगर स्टेट स्पॉन्सर्ड करेंगे एंड वी विल इंश्योर दैट इक्विटी भी हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो सोशलिज्म के फंडे होते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्ड वे में करेंगे, सेंट्रल अथॉरिटी बना देंगे, वो सब हमने अडॉप्ट किया। इंडिया ने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया जो कि हर 5 साल बाद 5 ईयर प्लान देता था और 5 ईयर प्लान के बेसिस पर ही अगले 5 साल इकोनॉमी को मैनेज किया जाता था। आज की डेट में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया खत्म हो गया क्योंकि अब आपको पता है हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसकी इंक्लिनेशन कैपिटलिज्म की तरफ हो गई है। वो जमाना अलग था, आज का जमाना अलग है। फिर इस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसको कुछ लोग प्लान्ड मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। प्लान्ड मॉडर्नाइजेशन मतलब असली में हर सेक्टर के अंदर आयन में, स्टील में, कोल में हमने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई जिनको नवरत्नास बोलते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन तो हुई, ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री हमारे देश में ग्रो नहीं करी। ब्रिटिशर तो बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए थे, उनको ग्रो किया, बट प्लान्ड वर्ड सिग्निफाइज दैट वहां पर एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करी। और सबसे ज्यादा रोल इसके अंदर किसका था? स्टेट का। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं किया इन्वॉल्व हमने। 2 इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 की और 1956 की। दोनों के अंदर पब्लिक सेक्टर की पहले यहां पर हमने मोनोपोली दी थी पब्लिक सेक्टर को कुछ एरियाज में। 1956 वाली पॉलिसी में तो हर जगह हमने क्या किया? पब्लिक सेक्टर को ही इंपॉर्टेंस दी। इससे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज तो ग्रो हुई, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी, ऐसी बहुत सारी एंटिटीज मिली। बट ड्रॉबैक ये हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट थी वो हार्ड डिस्करेज हुई, वहां पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हुए, कोई भी बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी डेवलप नहीं हो पाई। क्रक्स ये निकला दैट स्टार्टिंग के 3 डेकेड में 1950 से लेकर 1980 तक इंडिया की ग्रोथ रेट मात्र एवरेज 3.5% थी, जो कि आज की डेट में सोचो तो कितनी कम लगती है। इसीलिए इस ग्रोथ रेट को, क्योंकि इंडिया 3.5 को ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, इसलिए उस समय के इकोनॉमिस्ट इसको हिंदू ग्रोथ रेट बोलते थे। हिंदुस्तान वर्ड से हिंदू ग्रोथ रेट आ जाता था ये वर्ड। तो ये 3.5% कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बैरियर बन गया था हमारे लिए। स्टार्टिंग के समय में देखोगे एग्रीकल्चर को हमने निग्लेक्ट नहीं किया, बट एग्रीकल्चर पे कोई इतना बड़ा फोकस भी नहीं था। मेन फोकस था कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स करने का, पावर प्लांट, स्टील, यानी जिससे देश की फाउंडेशन बन सके। और ये सारे काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करे, पब्लिक सेक्टर ने करे। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, कंज्यूमर गुड्स पे इतना फोकस नहीं था। देन केम द पीरियड ऑफ 1960s। 1960s में कुछ चेंजेस हुए। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करना शुरू किया। अभी तक एग्रीकल्चर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुई थी। एग्रीकल्चर में मेन काम सिर्फ क्या चल रहा था हमारा उस समय तक कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। अब मेन ऑब्जेक्टिव आया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ। और यहां मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सबने सुन रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां पर हमने अलग अलग काम किए। जैसे पहला काम किया हमने सीड्स की वैरायटीज चेंज करी, हाई यील्डिंग वैरायटीज ली। हमने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को यूज करना शुरू किया, इरिगेशन पे खर्चा किया। इन शॉर्ट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। और क्रक्स ये निकला दैट इंडिया फ्रॉम ए इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इन सब का फायदा हुआ और हम एटलीस्ट एग्रीकल्चर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ा। सेकंड पॉइंट है जो बहुत कंट्रोवर्शियल था, नेशनलाइजेशन। उस समय की गवर्नमेंट ये मान के चलती थी कि प्राइवेट प्लेयर कभी भी सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे, विच पार्टली इज ट्रू, वो तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। मगर बैंक्स की फैसिलिटी हर गांव तक पहुंचानी है तो सरकार को ही बैंक्स रन करने पड़ेंगे। तो उस समय के जितने बैंक्स थे ना उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया, यानी उस समय की गवर्नमेंट ने उनकी प्राइवेट मेंबरशिप को हटाकर गवर्नमेंट ने उनको टेक ओवर कर लिया। आज के डेट में जितने भी पीएसयू बैंक्स आपको दिखते हैं वो मेनली एक जमाने में प्राइवेट सेक्टर बैंक थे जिन्हें उस समय नेशनलाइज कर लिया था। कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए तो अच्छा था, बट धीरे धीरे इन सारे पीएसयू बैंक्स की एफिशिएंसी इतनी गिरती गई कि आज की डेट में सरकार के लिए ये बर्डन बन गए। अब धीरे धीरे सरकार उल्टा कर रही है, पीएसयू बैंक्स को उल्टा प्राइवेटाइज कर रही है। ठीक है जी। उसके बाद 1969 से 65 से लेकर 81 का जो पीरियड है वो इंडिया की हिस्ट्री में वर्स्ट पीरियड माना जाता है इकोनॉमिकली। क्यों माना जाता है? कुछ तो देखो हमारी खुद की दिक्कतें थी, कुछ वर्ल्ड की दिक्कतें थी जो उस समय हम पे भी इंपैक्ट आया। पहले वर्ल्ड वाली देख लेते हैं। 3 वॉर हुई अलग अलग तरह की, इंडिया की, बाकी कंट्री से। वॉर का आपको पता है इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है। मेजर ड्रॉट्स हुई थी तो वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं थी। साथ साथ ऑयल शॉक्स हुए थे। ऑयल शॉक क्या थे? गल्फ वॉर के बारे में अगर आप पढ़ो, अमेरिका की लड़ाई चल रही थी उस समय गल्फ वाली कंट्रीज से, मेनली इजराइल की वजह से लड़ाइयां चल रही थी सारी। तो उस समय जो गल्फ कंट्रीज थी उन्होंने ना पूरी दुनिया में पेट्रोल की सप्लाई काट दी थी। उस वजह से पेट्रोल के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए थे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई थी। इवन यूएस जैसी इकोनॉमीज, उनकी ग्रोथ रेट भी डाउन चली गई थी, उनकी शेयर मार्केट तबाह हो गई थी। तो इंडिया पे भी उसका असर पड़ा। तो ये 3 कारण वर्स्ट परफॉर्मेंस के तो बाहर के हो गए। इंडिया ने क्या किया? प्रोडक्टिविटी गिर गई,
क्यों? हर चीज जब कंट्रोल करोगे, गवर्नमेंट मैनेज करोगे तो प्रोडक्टिविटी तो गिरेगी ना। सेकंड पॉइंट क्या है? लाइसेंस राज ला दिया। प्राइवेट सेक्टर को कोई बिजनेस शुरू करना पड़ता था, इतने लाइसेंस लेने पड़ते थे कि अल्टीमेटली हमारा क्या होता था, वो बेचारे बिजनेस शुरू ही नहीं करते थे। फिर कुछ ऐसी पॉलिसी थी जो सरकार की जिनका इंटेंशन अच्छा था बट वो काउंटर प्रोडक्टिव हुई। इंटेंशन ये था, MRTP नाम का एक एक्ट लाया गया जिसके अंदर ये इंश्योर किया कोई भी प्राइवेट प्लेयर की मोनोपोली नहीं बनने देंगे। तो अगर वो कोई मर्जर्स कर रहे हैं या उनका किसी सेक्टर के अंदर कुछ मार्केट पावर आ रही है, हर चीज का अप्रूवल लेना पड़ता था। अगर आपको कैपेसिटी बढ़ानी है अप्रूवल लेना पड़ेगा, मर्जर करना है अप्रूवल लेना पड़ेगा, लाइसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इससे हुआ क्या? मोनोपोली को रोकना था। जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउस थे ना, उन्होंने कोशिश ही नहीं करी सेक्टर्स में घुसने की। तो कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस हाउस, बहुत बड़ा कंपनी नहीं बनी। जैसे आजकल में बहुत सारी कंपनीज बड़ी हो चुकी है ना, अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। उस जमाने में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी, MRTP एक्ट की वजह से। सेकेंडली, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको एक्सक्लूसिवली स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया। स्मॉल स्केल सेक्टर आपको पता है लेबर इंटेंसिव होते हैं, तो इंटेंशन अच्छी थी कि स्मॉल स्केल सेक्टर इसको डेवलप करेंगे तो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बट प्रॉब्लम ये है, स्मॉल स्केल सेक्टर की वजह से बड़ी बड़ी फर्म्स बाहर हो गई, और स्मॉल स्केल सेक्टर जो काम करते हैं ना, वो वर्ल्ड में उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो वर्ल्ड मार्केट में वो क्वालिटी के टर्म्स में compete नहीं कर पाए। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जितने थे वो भी कम हो गए, तो ये भी एक उल्टा पड़ा हमारे ऊपर। थर्ड, लेबर लॉ को स्ट्रॉन्ग किया गया ताकि लेबर की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बट इसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि वर्कर्स की इतनी ज्यादा राइट आ गई कि जो इन्वेस्टर लोग थे वो डरने लग गए इंडिया में काम करने से, तो इन्वेस्टमेंट और गिर गई। तो ये तीन थे कारण जो अल्टीमेटली इक्विटी, मतलब लोगों को राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए थे, बट अल्टीमेटली एंटी ग्रोथ हो गए वो। ठीक है, फिर 1980 के बाद सोचा गया कि भाई अब धीरे धीरे ना थोड़ा सा लिबरलाइजेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना चाहेगा। मगर उस समय की गवर्नमेंट्स डरती थी कि भाई लिबरलाइजेशन की बात करी, सोशलिज्म से उधर जाने की कोशिश करी तो पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस होंगी। तो इस पीरियड के दौरान ना जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए कई बार इनको रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ बोला जाता है। रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ का मतलब ओपनली नहीं बोला हम रिफॉर्म कर रहे हैं। 1991 में तो ओपनली बोला ना, LPG पॉलिसी ला रहे हैं। इस समय रिफॉर्म्स करें बट पॉलिसी की तरह विदाउट पब्लिसाइजिंग करें। नेट रिजल्ट ये आया, इस पीरियड में हमारी फाइनली 3.5% से ग्रोथ रेट बढ़ के कितनी हो गई, एटलीस्ट 5.7 5.8 में आ गई। ऐसा क्या क्या किया था यहां पर? सबसे पहले एक्सचेंज रेट को चेंज करना शुरू कर दिया था। उससे पहले एक्सचेंज रेट हमारा टोटली फिक्स्ड हुआ करता था, अब हम मैनेज्ड फ्लोट करने लग गए थे, जहां पर सरकार अपने हिसाब से एक्सचेंज रेट को मैनेज करती थी थ्रू RBI। फिर ब्रॉड बैंडिंग का एक काम लाया गया था। पहले हर चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, अब एक इंडस्ट्री वाइड लाइसेंस दे दिया जाता था। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको एक लाइसेंस दे दिया, अब विद इन दैट इंडस्ट्री तुम्हें ट्रक बनाने हैं, कार बनाने हैं, अपने आप देख लो, उसका बार बार नया लाइसेंस नहीं लेना। अगर तुम्हें ट्रक कम बनाए हैं तो बचा हुआ लाइसेंस कार में ले लो। इसे ब्रॉड बैंडिंग बोलते थे, यानी लाइसेंस पूरे पूरे सेक्टर के लिए दिए जा रहे थे। फिर मॉडवेट नाम का एक कॉन्सेप्ट आया था, मैं इसकी डिटेल में नहीं गया क्योंकि मॉडवेट खत्म हुए सालों हो गए। मगर आप ये मान के चलो, सेल्स टैक्स को रिप्लेस करके वैट सिस्टम आया था। वैट सिस्टम सेल्स टैक्स से बेटर था। कैसे बेटर था वो इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, ठीक है जी। फिर सेबी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिससे हमारी कैपिटल मार्केट में लोगों का विश्वास बढ़ गया था, तो कंपनीज के लिए पैसा रेज करना आसान हो गया था। फिर हमने अपने एक्सचेंज रेट को ऊपर भी समझाया, मैनेज करते थे। एक्सचेंज रेट को अक्सर डेप्रिशिएट करते थे, करेंसी डेप्रिशिएट होती थी, बट करेंसी डेप्रिशिएशन से फायदे क्या होते हैं ऑलरेडी पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं। उससे हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, तो वो फायदे हुए। इन सबको करने से पॉलिटिशियंस को एक चीज कॉन्फिडेंस आई दैट अल्टीमेटली अगर हम रिफॉर्म्स करेंगे, अगर हम लिबरलाइजेशन करेंगे, अगर हम लाइसेंसेस कम करेंगे, कैपिटलिज्म की तरफ टिल्ट करेंगे, तो हमारे देश को फायदा होगा। एंड फाइनली 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। इसके अंदर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के समय, उस समय इकोनॉमिक हालत क्या थी? सबसे पहली बात, उस समय हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई था, क्योंकि डेट ले लेके हमारी एक्सटर्नल डेट बहुत ज़्यादा हो गई थी। इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू का मेजर पार्ट तो इंटरेस्ट की तरफ ही चला जाता था। फिर गल्फ वॉर के चक्कर में ऑयल के प्राइस बढ़ गए थे, और हम तो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम हो गए थे कि इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट करने का समय बचा था, और इस वजह से बाकी सारी नॉन एसेंशियल चीज़ों को हमें इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी। वो नॉन एसेंशियल मतलब देश तो चल जाएगा, बट उस चक्कर में अगर मैं इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और उसके अंदर इंपोर्टेड कंपोनेंट यूज़ करता हूँ, तो उसकी इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो मेरा तो
फिलहाल के लिए बिजनेस रुक गया ना, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करने होने लग गई, उसका भी इंपैक्ट होने लग गया कि इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई। एक्सटर्नल बोरोविंग इकलौता तरीका था आईएमएफ से, बट आईएमएफ जब लोन देता है ना तो बहुत सारी कंडीशन लगाता है। उन्होंने स्ट्रिंजेंट मेजर लगाए और उसके अंदर ये सारी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाली पॉलिसी थी, जो शर्त थी आईएमएफ की कि जब तक तुम ये काम नहीं करोगे, कैपिटलिज्म की तरफ अपने आप को टिल्ट नहीं करोगे, हम लोन नहीं देंगे। और लास्ट में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस समय एक कोलिशन गवर्नमेंट थी जो एक्सटर्नल सपोर्ट से चल रही थी, यानी किसी भी समय पॉलिटिकल पार्टी अगर जो एक्सटर्नल पार्टीज कोलिशन पार्टनर से सपोर्ट खींच लेते तो सरकार गिर जाती। तो वहां पर एक कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि कोई स्ट्रांग गवर्नमेंट है जो स्ट्रांग डिसीजन ले, बट स्टिल उस कोलिशन गवर्नमेंट ने 1991 में इतने स्ट्रांग स्टेप लिए थे। ठीक है जी। फिर पॉलिटिकली दुनिया में दो इवेंट हो रहे थे जो उस समय पॉलिटिशियंस के दिमाग में चल रहे थे। सोवियत यूनियन जो उस जमाने की सबसे बड़ी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो फेल हो गई थी, वो देश अलग अलग बट गया था और उसका कारण भी ये था लोग सोशलिज्म से ऊब गए थे, इतनी करप्शन इतनी रेड टेपिज्म हो गई थी कि लोग अब कैपिटलिज्म को अच्छा मानने लग गए थे, सोच बदल रही थी दुनिया की। साथ साथ चाइना जैसा देश जो कि अपने आप को कम्युनिस्ट बोलता था, उसने भी कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी बदल ली थी और उसका रिजल्ट उसे बहुत अच्छा मिल रहा था। तो इंडिया ने सोचा जब चाइना जैसा देश कैपिटलिज्म की तरफ टिल्ट कर रहा है तो हमें भी टिल्ट करना चाहिए, एंड विद दैट 1991 के अंदर हमने एलपीजी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। दो ऑब्जेक्टिव थे इसके। सबसे पहले हमें एक मार्केट फ्रेंडली अप्रोच अपनानी है, यानी लाइसेंस खत्म करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस खत्म करो, रिस्ट्रिक्शंस खत्म करो। जितना ज़्यादा ईजी करोगे बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, उतना आसान है। अकॉर्डिंगली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने आगे कि लिबरलाइजेशन के लिए क्या किया, ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या किया, प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या किया। सेकेंडली हमारे क्योंकि फिस्कल डेफिसिट उस समय बहुत ज़्यादा हाई हुए पड़े थे तो उसके लिए भी मेजर्स लिए, फिस्कल मेजर्स लिए, मॉनेटरी मेजर्स लिए। तो ये आगे की डिस्कशन जो 1991 के बाद की डिस्कशन है वो आपने घिसी पिटी बहुत बार सुन रखी है, मैं वो नहीं करा रहा, बट मैं यहाँ तक आपको एक बार रन थ्रू करा लाया। आगे की एक बार खुद रीड कीजिएगा, कुछ ऐसा समझाने वाला उसके अंदर नहीं है। ठीक है जी। चलिए, विद दैट दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड।